इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के चैप्टर 2 को पूरा कराने वाला हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। बायोलॉजी पढ़ने का ट्रेंड है इवोल्यूशन। बायोलॉजी इवोल्यूशन के हिसाब से ही पढ़ी जाती है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द कॉम्प्लेक्स। मतलब हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट में ऐसे ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्लांट्स भी ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्गी, फिर हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। जैसा कि इनका नाम है, एंजियो का मतलब होता है वेसल और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो वो प्लांट जिनमें वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वो है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स की विशेषता, इनकी खासियत है इन पे लगने वाले फूल। फ्लावर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का, वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, या आप कह सकते हैं कंडेंस्ड शूट होता है। मेरे पीछे बना है एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट है पिस्टिल या कार्पल और मेल पार्ट है स्टेमन्स। स्टेमन के लिए ये मेल सिंबल हमने बना रखा है और कार्पल के लिए ये फीमेल का सिंबल हो गया। दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो फ्लावर कैसा हो गया? फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल। फ्लावर के सारे पार्ट्स जिन्हें हम फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं वो थैलेमस से जुड़े होते हैं। थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। और यहाँ पे ग्रीन कलर के सेपल्स हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब फूल खिला नहीं होता है, बड स्टेज में होता है। तो अगर हम फ्लावर को साइड से देखेंगे तो हमें 4 फ्लोरल अपेंडेजेस नजर आएंगे। पहला सेपल, दूसरा पेटल, फिर स्टेमन और चौथा पिस्टिल या कार्पल जो कि सेंटर में होता है। ये जो सेपल्स होते हैं ग्रीन होते हैं, पेटल्स कलर्ड होते हैं। पेटल्स हमेशा कलर्ड नहीं होते। पेटल्स उन्हीं पौधों में कलर्ड होते हैं जिन्हें किसी बायोटिक एजेंसी से पॉलिनेशन कराना हो, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन कराना हो, ठीक है, या तो बटरफ्लाई से कराना है, हनी बी से कराना है। किसी इंसेक्ट को अगर आकर्षित करना है तो कलर होना चाहिए ना अट्रैक्टिव, जैसे रेड कलर, मेरी टी शर्ट है जैसे येलो कलर, ऐसा कोई कलर होना चाहिए। इस कलर की तरफ इंसेक्ट चले आते हैं। तो कलर्ड पार्ट जो फ्लावर का होता है वो होते हैं पेटल्स। फ्लावर को साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन इसी फ्लावर को अगर ऊपर से देखें, और यहाँ पे आँख बना भी रखी है एक इंसान की, तो ऊपर से अगर हम फूल को देखते हैं तो हमें उसमें 4 घेरे नजर आएंगे। 4 घेरे यानी फ्लोरल वर्ल्स। वर्ल्ड का मतलब होता है घेरा। तो एक फूल पे 4 घेरे होते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं कौन से 4 घेरे हैं। सबसे पहला घेरा ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। तो कैलिक्स इज अ वर्ल ऑफ सेपल्स। दूसरा घेरा कलर्ड होता है यानी कि कोरोला। कोरोला इज अ वर्ल ऑफ पेटल्स। तीसरा घेरा होता है एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट। एंड्रो का मतलब वैसे भी मेल ही होता है, तो एंड्रोशियम वर्ल होता है स्टेमन्स का। और सबसे सेंटर में गाइनोशियम। तो 4 फ्लोरल वर्ल हो गए। सबसे बाहर कैलिक्स, देन कोरोला, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। दीज आर कॉल्ड 4 फ्लोरल वर्ल्स। एंजियोस्पर्म के 2 ग्रुप हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट। पहले डाइकॉट पढ़ाए जाते हैं, देन मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इवॉल्व है। ऐसा कह सकते हैं कि मोनोकॉट्स आर इवॉल्व फ्रॉम डाइकॉट्स। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेल पार्ट से शुरुआत करते हैं। मेल पार्ट यानी कि स्टेमन। स्टेमन जो किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है वो यूनिट होता है एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें यूनिट्स होती है स्टेमन। स्टेमन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टेमन यूनाइटेड भी हो सकते हैं, स्टेमन फ्री भी हो सकते हैं। तो कैसा होता है स्टेमन? ध्यान से देखिए, इस तरह का है। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का लगा है बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, इसके 2 हिस्से होते हैं, इसीलिए बोलते हैं एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। नीचे जो ग्रीन आपको दिख रहा है सीधा स्लेंडर स्ट्रक्चर, वो है फिलामेंट। और ये सब शुरू होता है कहाँ से? थैलेमस से। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 21 पे कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस, क्योंकि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले। तो फिलामेंट का शुरुआती हिस्सा किससे जुड़ा है? थैलेमस से। जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ मेरी बॉडी से यहाँ से निकल रहा है, तो मेरे हाथ की ये शुरुआत है और ये इसका अंत है। तो जो लास्ट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टल, और शुरुआत का पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो उसी प्रकार से ये फिलामेंट का ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वो डिस्टल पार्ट हो गया। तो एनसीईआरटी की लाइंस को भी उतारना है दिमाग में अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन लाइन से ही बन सकता है डायरेक्ट। एंथर जो कि बाइलोब स्ट्रक्चर, अगर उसे काटे तो कैसा दिखेगा? एंथर को काटते हैं तो हमें 2 बराबर हिस्से दिखते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये पूरा हिस्सा एक लोब है। उसी प्रकार से ये दूसरा हाफ भी एक लोब है, यानी एंथर में 2 लोब होते हैं, तभी तो बोलते हैं एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, यानी एंथर में 2 लोब होते हैं। अगर हम लोब में ध्यान से देखें तो लोब के अंदर भी थैका होते हैं। थैका क्या है? थैका का मतलब थिक है, और थिक यानी मोटाई कब आती है? जब एक से ज़्यादा लेयर हो। तो 4 लेयर जब एक साथ होती हैं, एपिडर्मिस,
एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। तो इन चारों लेयर्स को एक साथ कहते हैं हम लोग थेका। और जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी 4 साइड्स हैं, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी और चौथी। क्योंकि इसमें 4 साइड है तो इसे बोलेंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्रागोनल, मतलब 4 साइडों वाला होता है। और इसके चारों साइड्स पे एट द कॉर्नर्स क्या होते हैं? स्पोर बनाने वाला टिश्यू, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जब भी हम फीमेल के स्पोर की बात करेंगे तो शब्द इस्तेमाल करेंगे मेगा, यानी कि बड़ा। फीमेल का स्पोर बड़ा होता है। और जब भी हम मेल के स्पोर की बात करेंगे तो हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे माइक्रो, यानी छोटा, तो क्योंकि मेल का स्पोर छोटा होता है। तो मेल के स्पोर को बनाने वाला टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम ये भी है, और ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर है। अगर मैं चारों को एक साथ बोलूँ तो मैं बोलूँगा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये प्लूरल वर्ड है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है, कितने होते हैं? 4। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कैसा टिश्यू है? ये स्पोर बनाने वाला टिश्यू है, तो इसको बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर बनाने वाला टिश्यू। कितनी लेयर से प्रोटेक्टेड है? 4 लेयर से प्रोटेक्टेड है। सबसे बाहर देखो, ये तो याद करने वाली बात ही नहीं है, चाहे हम प्लांट पढ़ें या एनिमल। आउटर लेयर का नाम हमेशा क्या होता है? एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर अंदर वाली मोटी लेयर यानी एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर होती है टेप्टम। पेज नंबर 21 के जब लास्ट में हम आते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि टेप्टम इज बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन को। जबकि आउटर 3 लेयर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्ट करती है यंग एंथर को। एंथर जब यंग होगा तो सुरक्षा देंगी उसको, लेकिन हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ मेच्योर एंथर, यानी जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो उसे फटवाती भी यही तीनों है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया एंथर का सेक्शन। एंथर में हमें क्लियरली दिख गया कि 2 लोब हैं। एंथर इज अ बाई लोब स्ट्रक्चर, और हमने ध्यान से देखा तो हर लोब में 2 थेका हैं। थेका क्या है? वो 4 लेयर एक साथ। तो ये भी एक थेका और ये भी एक थेका, तो हम बोल सकते हैं ईच लोब इज डाइथेकस। क्या बोलेंगे? ईच लोब इज डाइथेकस। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमने एंथर को कट किया हुआ है, और एंथर में हमें ये है यंग एंथर। क्योंकि ये यंग एंथर है तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है। ये टिश्यू जो आपको सेंटर में दिख रहा है इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू दिखा रखा है वो जाइलम और फ्लोएम है। भाई पानी और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए ही होता है। और ये है स्पोरोजीनस टिश्यू जो स्पोर बनाएगा, यानी कि पोलन ग्रेन। और बाहर की वो 4 लेयर, क्या क्या? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। यहाँ पे वो क्लियर दिख रही है आपको। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और सबसे अंदर टेप्टम। टेप्टम क्या करती है? नरिशमेंट करती है डेवलपिंग पोलन्स को। जबकि आउटर 3 लेयर क्या करती है? यंग एंथर को प्रोटेक्ट करती है, मैच्योर का क्या? मैच्योर का डिहाइसेंस करवाती है। सो टेप्टम कैसी है? बाई न्यूक्लिएटेड है, हर सेल में न्यूक्लियस 2 होते हैं, और कैसा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखिए, ये यंग एंथर है, ये मैच्योर एंथर है। यंग एंथर में आप देख सकते हैं कि आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं अलग अलग। जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, यानी कि मियोसिस होगा पोलन मदर सेल के अंदर, ये बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है, ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ये जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं ये सारी पोलन मदर सेल है, और सब दम रखती हैं, सबके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड करके पोलन ग्रेन बनाएं। तो ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगा तो बनेंगे पोलन ग्रेन। ये जो ऑरेंज डॉट नजर आ रहे हैं ये सारे पोलन्स हैं। पोलन्स बोलो, पोलन ग्रेन बोलो, मतलब सेम है। तो ये पोलन ग्रेन बन के रेडी है। एंथर की दीवार फट गई है और उसमें से पोलन निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को डिहाइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। ये तभी होगा जब प्रोसेस पूरा होगा। कौन सा प्रोसेस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। और बनने के बाद एंथर का होता है डिहाइसेंस, यानी रप्चरिंग ऑफ वॉल्स ऑफ एंथर। तो याद है आपको किसकी वजह से होता है डिहाइसेंस? आउटर 3 लेयर्स की वजह से होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स की वजह से। टेप्टम का काम क्या है? नरिशमेंट देना। जब ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक पाउच बनता है। पाउच को बोलते हैं सैक, ये रहा, इसको बोलते हैं पोलन सैक। और ऐसे कितने पोलन सैक बनेंगे? 2। तो जब तक एंथर यंग है तब तक उसमें क्या है?
माइक्रोस्पोरेंजियम। एक बार एंथर मैच्योर हो गया तो उसमें क्या आ जाएंगे, पोलन सैक। अब देखिए यंग एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया और ये बन गया मैच्योर एंथर। ये दोनों फिगर एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो इनके अंदर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं वो है पोलन ग्रेन, जो कि अब रेडी है रिलीज के लिए। कौन से प्रोसेस से रिलीज होते हैं, डिहाइसिन से। और यंग एंथर में आप देख सकते हैं 4 लेयर प्रोटेक्ट कर रही है कॉर्नर्स को। अभी हुआ नहीं है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कंटिन्यू करते हैं आगे इसमें। देखिए ये एक यंग एंथर है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद ये बन गया मैच्योर एंथर। इसकी वॉल फट गई है और डिहाइसेंस होने से इसमें से निकल रहे हैं पोलन ग्रेन। तो एंथर का शेप मैंने अभी आपको बताया कैसा है, टेट्रागोनल है। एंथर के अंदर जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। 4 एक साथ होंगे तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लूरल वर्ड होगा। यह है टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसी भी शब्द के आगे जब जेनेसिस लगता है मतलब वो बन रहा है, तो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बन रहा है। तो माइक्रोस्पोर बनना यानी पोलन ग्रेन बनना, क्योंकि माइक्रोस्पोर पे रुकता नहीं है प्रोसेस, उससे आगे बढ़ता है। तो कहाँ होता है ये होता है एंथर के अंदर। एंथर के अंदर कहाँ होता है भाई, एंथर के अंदर होता है ये टिश्यू में, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की हर सेल कहलाती है पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें पोटेंशियल होता है, एबिलिटी होती है डिवाइड करके पोलन ग्रेन बनाने की। तो ध्यान से देखिए जो छोटे छोटे ग्रीन आपको दिख रहे हैं सेल्स, ये सारे पोलन मदर सेल्स हैं और सारे एक ही साइज़ के, मतलब होमोजीनस सेल्स हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो ये मास ऑफ होमोजीनस सेल्स है जिसमें हर सेल है पोलन मदर सेल या हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि अभी मियोसिस हुआ नहीं है तो सेल कैसी है, डिप्लॉइड। कौन से टिश्यू से आई है ये सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम से आई है। सेल है पोलन मदर सेल, क्या करेगी, मियोसिस करेगी। देखो इसने किया। आप जानते हो मियोसिस जब भी किसी सेल में होता है उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, और यहाँ वो 4 हैप्लॉइड सेल बन गई जिनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। दोबारा बोलिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों, क्योंकि ये 4 हैं। अब इन चारों में से हर एक के साथ डेवलपमेंट होगा, मतलब वो डेवलप होके पोलन ग्रेन बनेगा। मैंने किसी एक का डिस्कस किया है। एक माइक्रोस्पोर जब डेवलप होता है तो वो साइज में बढ़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, और उसके अंदर अनइक्वल माइटोसिस होता है। ये क्या चीज़ है, अनइक्वल माइटोसिस का मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो बराबर होता है, न्यूक्लियस तो बराबर बढ़ता है, लेकिन साइटोप्लाज्म एक को मिलता है बहुत ज़्यादा और एक को मिलता है बहुत कम। तो जिसको बहुत कम साइटोप्लाज्म मिलेगा वो होगी जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और जिसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है साइटोप्लाज्म वो बड़ी वाली सेल होगी, वेजिटेटिव सेल। तो अभी तक जो सिर्फ एक सेल थी यानी माइक्रोस्पोर, उसमें अनइक्वल माइटोसिस से 2 सेल हो गई। तो बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली सेल है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ही एक्चुअल मेल गैमीट है जिसके लिए पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये प्रोसेस उसी के लिए है, किसके लिए, जेनरेटिव सेल। ये है मेल गैमीट। तो ये बड़ी वाली सेल क्या है भाई, ये बड़ी वाली सेल जिसे वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब बनाती है। पॉलन ट्यूब इसी से बनता है और पॉलन ट्यूब कैरी करता है मेल गैमीट को टू द फीमेल गैमीट। इस प्रकार से मेल गैमीट ले जाने को शिफोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब के जरिए ये जा रहा है। तो जेनरेटिव सेल हो गई एक, और एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व होता है, खाना होता है मेल गैमीट के लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक सॉफ्ट लेयर बनती है जिसे कहते हैं इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, बिल्कुल सही सुना, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन लेयर। इसमें कहीं कोई गैप गड्ढा नहीं होता, ये पूरी कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। फिर इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन लेयर। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 23 पे आप देख सकते हैं, 23 पे कि ब्लैक बोल्ड में एक्साइन लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली एंड नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। मतलब आज तक हम ऐसी कोई एंजाइम नहीं जानते जो स्पोरोपोलिन को गला सके। यानी ये नेचर में मौजूद, प्रकृति में मौजूद सबसे रफ एंड टफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सालों साल टिका रह सकता है। मतलब हमें लाखों साल पुराने पोलन ग्रेन अगर ज़मीन में दफन मिलते हैं फॉसिल्स के रूप में, तो उनकी एक चीज़ है जो डिकम्पोज नहीं होती, वो है स्पोरोपोलिन। जब ये इतना ही हार्ड है, इतना ही मजबूत है, तो अंदर की मौजूद ये जेनरेटिव सेल बाहर कैसे आएगी? इसके लिए नेचर ने एक्साइन लेयर को डिसकॉन्टिन्यूस बना रखा है, मतलब ये लगातार नहीं होती। एक्साइन लेयर में जगह जगह गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों को जर्म पोर कहते हैं।
आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी में जब भी जर्म शब्द आएगा इसका मतलब लाइफ होता है, जीवन होता है। जैसे हम एक एम्ब्रियो थे तो एम्ब्रियो में जो सेल थी उनको बोलते थे जर्मिनल एपिथेलियम, जिनसे हम बने, है ना, जर्म लेयर से बने हम लोग। तो जर्म लेयर कौन कौन सी थी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। उसी प्रकार से हमारे जो गोनैड्स होते हैं इंसानों के, टेस्टिस और ओवरी, उनमें कौन सी सेल होती है? जर्म सेल्स होती हैं। तो जब भी जर्म शब्द आएगा बायो में इसका मतलब लाइफ। तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर जो आपको दिख रहे हैं एक्साइन लेयर में वो होते हैं जर्म पोर, और यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो कि एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, बड़ा हुआ रूप होता है कौन सी सेल का? वेजिटेटिव सेल का। और मेल गैमीट कौन होता है? जेनरेटिव सेल। अब ये पोलन ग्रेन एकदम रेडी है। क्या इसके अंदर मेल गैमीट है? हाँ, इसके अंदर मेल गैमीट है। क्या नाम है उसका? जेनरेटिव सेल। तो इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मेल गेमीटोफाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। एनसीईआरटी के 23 पेज पर ये बात भी लिखी है लास्ट में बिल्कुल नीचे कि 60% एंजियोस्पर्म्स अपने पोलन ग्रेन गिरा देते हैं, शेड देयर पोलन ग्रेन्स, मतलब गिरा देते हैं। कौन सी स्टेज में? इस वाली स्टेज में, यानी कि 2 सेल स्टेज में, जिसमें एक बड़ी वाली सेल होती है वेजिटेटिव सेल और एक छोटी वाली सेल होती है जेनरेटिव सेल। अब देखिए, ये है पोलन ग्रेन, जिसे और कहते हैं हम लोग मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट होता है। पोलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। लॉजी किसी भी वर्ड के आगे लगे, मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो पोलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन का डायमेंशन, इसका साइज आप जानते हो। पोलन ग्रेन का एवरेज साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये साइज है इसका, डायमीटर है पोलन ग्रेन का। तो पोलन ग्रेन प्लांट्स 2 रूप में रिलीज करते हैं। जो 60% एंजियोस्पर्म है वो अपना ऐसा पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, मतलब कि 2 सेल वाला, 2 सेल स्टेज। बाकी के 40% में क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये माइटोसिस कर लेती है। तो जनरेटिव सेल के माइटोसिस करने से 1 से 2 जनरेटिव सेल हो जाती है। तो टोटल सेल कितनी हो जाती है? टोटल सेल 3 हो जाती हैं, 2 जनरेटिव सेल और एक बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल। तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 सेल स्टेज। देखा आपने, जो जनरेटिव सेल है वही 1 से 2 हो गई, तो टोटल सेल कितनी होगी? 3 सेल स्टेज हो गई। इसका मतलब इसमें 2 मेल गैमीट है। 1 मिनट, तो क्या इसके 2 मेल गैमेट नहीं होंगे? होंगे, लेकिन तब जब इसकी पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब के ग्रोथ के दौरान ही इसका जनरेटिव सेल 1 से 2 हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, जो कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। इर्रेगुलर शेप, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। इसी को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते हैं, तो वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म्स गिराते हैं अपने पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में, और बाकी के 40% गिराते हैं 3 सेल स्टेज में। पोलन ग्रेन के फायदे भी हैं, पोलन ग्रेन के नुकसान भी हैं। पोलन ग्रेन का नुकसान ये है कि इसके कुछ पोलन इतने बारीक होते हैं कुछ प्लांट्स के, जो कि हमारे लंग्स में अंदर तक विंड पाइप में आ जाते हैं और हमें पोलन एलर्जी कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं, और कई प्रकार की ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस यानी सांस लेने में रुकावटें पैदा होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पार्थेनियम। ये नाम आपको 23 पेज के लास्ट में एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहाँ सिर्फ पार्थेनियम लिखा है इटैलिक्स में। पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये एक बाहरी पौधा है, मतलब हमारे देश का नहीं, विदेशी पौधा है। तो जो भी कोई विदेशी चीज़ होती है तो उसे एक्जॉटिक बोलते हैं, एक्जॉटिक मतलब बाहर का है। तो ये पौधा बाहर का इंडिया कैसे आया? ये बात है आज से कई साल पहले की, जब इंडिया ने अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट किया था, वीट। उस वीट के साथ एक खरपतवार के रूप में ये पौधा आ गया था। तब का दिन है और आज का दिन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में ये पौधा हो गया है। इसके लिए एक शब्द एनसीईआरटी ने यूज़ किया है, यूबिक्विटस। एनसीईआरटी में क्या लिखा है मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं। एनसीईआरटी में लिखा है कि पार्थेनियम विच केम टू इंडिया एज अ कॉन्टैमिनेंट, कॉन्टैमिनेंट मतलब गंदगी, विद इम्पोर्टेड वीट, वो वीट के साथ जो हमने इंपोर्ट किया था, हैज़ नाउ बिकम यूबिक्विटस इन ऑकरेंस। अब वो यूबिक्विटस हो गया, मतलब हर जगह पाया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये आपको गाजर घास बोलते हैं इसको, पार्थेनियम ये ना मिले, हर जगह मिलता ही है। बंजर ज़मीन पे, हाईवे के किनारे पे, सड़क पे कोई खाली प्लॉट है ना, लोग कूड़ा फेंकने भी जाते हैं तो वहाँ भी होता ही है। ये हर जगह होता है और उसके पोलन इतने बारीक होते हैं कि हवा में होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम सांस लेते हैं तो फिर हमें एलर्जी हो सकती है, जिसे कहते हैं पोलन एलर्जी। तो ये एक नुकसान है पोलन ग्रेन्स का। वहीं कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पोलन ग्रेन कुछ स्पीशीज़ के, सबके नहीं, कुछ स्पीशीज़ के खाने लायक भी होते हैं, एडिबल होते हैं। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ फूड सप्लीमेंट्स बनाती हैं, पोलन टैबलेट्स बनाती हैं, वो लोग पोलन ग्रेन्स को पीस कर उनकी टैबलेट्स
या पाउडर फॉर्म में उसे सर्व करती हैं। ये पोलन खाने से विटामिन्स पूरे मिल जाते हैं बॉडी में, जो खाने में कम रह जाते हैं। हम जो खाना डेली खाते हैं वो हमारी मील है, हमारी डाइट है, लेकिन उस डाइट में कुछ कमियां रह जाती हैं जिन्हें सप्लीमेंट पूरा करता है। आप सप्लीमेंट का मतलब ये मत समझना कि खाना नहीं खाएंगे, ये खाएंगे तो भी चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट इज़ नॉट योर डाइट, इट इज़ समथिंग दैट बैलेंसेज योर डाइट। सप्लीमेंट तो खाने में जो कमियां हैं, जैसे मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, या कोई विटामिन की कमी, उसको पूरा करता है। खाना तो खाना है, वो तो खाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल जो चीज़ हम लेते हैं उसको प्लान करने के लिए, पूरा बैलेंस करने के लिए, वो होता है फूड सप्लीमेंट। तो उसके रूप में लिया जाता है किसको? पोलन टैबलेट्स को। खासतौर से ये दिया जाता है रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को, रेस हॉर्सेस को, और एथलीट्स को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये उनका स्टैमिना बढ़ा देता है। तो पोलन के फ़ायदे भी है, ये रहे फ़ायदे, और नुकसान भी है। नुकसान क्या है? पोलन एलर्जी। फ़ायदा क्या है? फूड सप्लीमेंट्स। ओके, अब आगे हैं वायबिलिटी पीरियड पे। वायबल शब्द का मतलब जिंदा होता है। वायबल मतलब कब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारा वायबिलिटी पीरियड हो गया। इंसानों की बात करूँ तो वैसे पोलन ग्रेन के पास भी एक टाइम लिमिट होती है। पोलन ग्रेन जब एंथर से निकलता है और स्टिग्मा पे जाता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये एक समय के दायरे में होना चाहिए। अगर उतने टाइम में नहीं हुआ तो पोलन को स्टिग्मा अलाउ नहीं करता, या पोलन वहाँ जाके पोलन ट्यूब बना ही नहीं पाता, वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, हवा निकल चुकी होती है उसकी, आप ऐसे कह सकते हो, पोलन अंदर से मर चुका होता है। तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर पोलन ग्रेन एबल होता है स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट होने के, उस टाइम पीरियड को कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। तो वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो हर स्पीशीज़ का अलग अलग होता है। क्या होता है वायबिलिटी पीरियड? इट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन टिल विच ए पोलन रिटेन मतलब रखता है एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। आफ्टर वायबिलिटी पीरियड पोलन इज नॉट कैपेबल। अगर वायबिलिटी पीरियड पूरा हो गया तो पोलन में काबिलियत नहीं रहती, किस बात की? टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, कि वो जाए और स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाए, ये काबिलियत नहीं रहती फिर उसके पास, क्योंकि वो अंदर से ख़त्म हो चुका है। तो पोलन ग्रेन को वायबिलिटी पीरियड के अंदर स्टिग्मा पे पहुंचना होता है। सीरियल्स यानी कि अनाज जैसे कि वीट, मेज, राइस, इन सब का वायबिलिटी पीरियड 30 मिनट्स का होता है। वहीं कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जैसे लेग्यूमिनोसी, सोलानेसी और रोजेसी, इनका वायबिलिटी पीरियड कई महीनों का होता है, मतलब 2 से 3 महीनों का होता है। तो पोलन ग्रेन अगर 2-3 महीने बाद भी आएगा तो भी वो जर्मिनेट हो जाएगा, जबकि सीरियल्स में, अनाज में वायबिलिटी पीरियड 30 मिनट्स का है। अगर पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे आने पे 31 मिनट लग गए, 1 मिनट भी फालतू लग गया, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पूरा हो गया कौन सा पीरियड? वायबिलिटी पीरियड। पोलन ग्रेन्स को हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करने को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो का मतलब किसी को जमाना, फ्रीज करना होता है। लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस, ये बेहद ज़्यादा ठंडा है। इस प्रकार से पोलन्स को पोलन बैंक्स में प्रिजर्व किया जाता है भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट को ये लगता है कि बदलती इस दुनिया के साथ साथ हो सकता है कुछ स्पीशीज़ विलुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ी पौधों की और वो पौधे उस वक्त नहीं हुए, तो कम से कम हम उनके पोलन ग्रेन से उनको रिक्रिएट तो कर सकते हैं। तो ऐसे में हम पोलन को सेव करते हैं। अगला टॉपिक है गाइनोशियम। जैसा कि हम जानते हैं गाइनिया मतलब फीमेल होता है, जैसे फीमेल स्पेशलिस्ट अगर कोई डॉक्टर है तो उसे गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम बना होता है पिस्टिल और कार्पल का। ये देखिए, ये एक कार्पल है, इसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, ऐसा पेज नंबर 24 पे लिखा है एनसीईआरटी के, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, स्टिग्मा। फिर स्लेंडर एक्सिस क्या है? स्टाइल, पतला ट्यूब जैसा है। स्टाइल अंदर से हॉलो भी हो सकता है, ऐसा होता है, और सॉलिड भी हो सकता है। ये है ओवरी, बेसल बल्ज यानी निचला उभरा हुआ हिस्सा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल ही पॉलिनेशन के बाद सीड बनता है, ओवरी का तो फ्रूट बन जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पिस्टिल या कार्पल का, और ऐसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोशियम को। तो गाइनोशियम में एक भी हो सकता है ऐसा, अगर एक अकेला कार्पल है तो आप बोलेंगे जी ये तो मोनोकार्पलरी है, ठीक है, मोनोकार्पली, एक अकेला कार्पल है। और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, कई सारे भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। अकेला एक कार्पल होगा तो बोलेंगे मोनोकार्पलरी, ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। और मल्टी कार्पलरी में भी कंडीशन होती है, कार्पल हो सकता है आपस में फ्यूज़ हो जाए,
आपस में चिपके हुए हो तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन, यानी कि कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और कार्पल अलग अलग भी हो सकते हैं, देखो तीनों है ना, लेकिन अलग अलग है, तो ये होता है एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिचेलिया का फूल दिया है, और एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पे तो इसका फिगर भी बना हुआ है मिचेलिया का इस तरीके से, उसमें अलग अलग कार्पल आपको दिख जाएंगे। और वहीं पेपेवर दे रखा है एग्जाम्पल सिन कार्पस का। सिन कार्पस यानी कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एपोकार्पस यानी कि कार्पल्स आर सेपरेट। अकेला एक ही कार्पल होगा तो आप बोलेंगे मोनोकार्पलरी, ज़्यादा होंगे तो आप बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। ओवरी के अंदर एक जगह होती है खाली, जिसे ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लॉक्यूल कहते हैं, और इसी जगह में होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल ओवरी की कैविटी में होता है, जिसे ओवेरियन लॉक्यूल भी कहते हैं। ओवरी जो है वो माँ के समान है, और ओव्यूल जो है वो बच्चे के समान है। तो माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन कौन होता है? प्लेसेंटा। और 11 में तो आपने प्लेसेंटेशन पढ़ा था ना, कितने तरीके से ओव्यूल ओवरी में अरेंज होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। इस पे इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स मतलब कवरिंग। एक ओव्यूल में 2 कवरिंग होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इनर, सेम इधर भी। जहाँ से पोलन ट्यूब को एंट्री मिलेगी उस छोटी सी गैप को, ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। और जहाँ से पोलन ट्यूब को मना कर देंगे, बाय बाय टाटा, एंट्री नहीं है, उसे बोलेंगे चलाजल एंड। और ये ओव्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से ओवरी से जोड़ेगा, इसे बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से नीचे आएंगे थोड़ा तो फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। फिर नीचे शोल्डर वाला रीजन है इसका, इसको बोलते हैं हाइलम। तो क्या क्या है? प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम। एक बार आप भी बोलिए, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम। जहाँ से पोलन को एंट्री मिले, माइक्रोपाइल एंड। पोलन नहीं, पोलन ट्यूब को एंट्री मिले, ठीक है। और यहाँ जहाँ से एंट्री नहीं मिलती वो है चलाजल एंड। शुरुआत में जब ओव्यूल नया नया होता है, एकदम फ्रेश होता है, तो उसमें अंदर सिर्फ एक टिश्यू होता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर बनाने वाला टिश्यू। पर ध्यान रहे हम कौन सा स्पोर पढ़ रहे हैं, हम फीमेल का स्पोर पढ़ रहे हैं। तो फीमेल के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करेंगे? मेगा, यानी बड़ा। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू है इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ये मेगा स्पोर बनाएगा। और क्या बोलते हैं इसे? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस सारा एक समान है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा एक जैसा है। लेकिन न्यूसेलस की एक सेल, सिर्फ एक, मेल में क्या था? मेल में यह था, ईच एंड एवरी सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ पोटेंशियल पोलर और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है अ सिंगल सेल, जो कि नज़दीक होगी कौन से एंड के पास? माइक्रोपाइल एंड के पास, गेट्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर, दूसरों से अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है? डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है उसका, दूसरों से अलग हो जाती है, और एक प्रोसेस करती है जिसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस करके वो सेल एक पाउच बनाती है, जिसे एम्ब्रायो सैक या फीमेल गमीटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गमीटोफाइट शुरुआत से नहीं होता, बाद में आता है। कौन से प्रोसेस से आता है? मेगास्पोरोजेनेसिस से। आप जो स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हो ना ओव्यूल का, ये सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। लगभग 92% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं इस दुनिया में जिनमें यही ओव्यूल पाया जाता है। तो सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। और वही आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, जो सबसे कॉमन केसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं। ये है प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिससे मेगास्पोर बनेगा। तो न्यू सेलस टिश्यू है, उसकी एक सेल दूसरों से अलग होगी। ध्यान रखना, सिर्फ एक सेल, सारी नहीं, जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। कैसे अलग है? डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कैसी सेल है? डिप्लॉइड। क्या करेगी? मियोसिस। मियोसिस से आप जानते हो कितनी हैप्लॉइड सेल बनती है? 4। तो इन चारों का नाम मेगास्पोर, माइक्रो नहीं, क्या? मेगास्पोर। और इन मेगास्पोर में से 3 मर जाती हैं, सूख जाती हैं, यानी कि डीजेनरेट हो जाती हैं। सिर्फ एक बचती है, जो सिर्फ एक बचती है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। देखो एक बच गया ना 4 में से, तो फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर नरिशमेंट लेता है अपने सराउंडिंग से और थोड़ा एक्सपेंड होता है। फिर इस फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होता है। कितनी बार? 3 बार माइटोसिस होता है। और जब ये 3 बार माइटोसिस करता है इसका न्यूक्लियस, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो माइटोसिस होते हैं ना, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि माइटोसिस के दौरान सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता।
क्या लिखा है किताब में? किताब में लिखा है दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि ये माइटोसिस हो तो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 8। अब इन 8 का अरेंजमेंट होगा 3 ऊपर 3 नीचे और इनके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी। सेल वॉल आने की इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलराइजेशन। और सेल वॉल आने के बाद 3 सेल ऊपर बनती है एंटीपोडल्स, 3 सेल नीचे बनती है एग अपैरेटस और बीच में 2 न्यूक्लियस जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो एक पिंक कलर की सेल अलग से दिखा रखी है क्योंकि ये स्पेशल है। यही तो है फीमेल गैमीट, एग सेल। इसीलिए पूरे स्ट्रक्चर का नाम, हाँ मैं इसका नहीं, पूरे स्ट्रक्चर का नाम बताता हूँ आपको, फीमेल गेमीटोफाइट, क्योंकि ये कैरी कर रहा है किसको? फीमेल गैमीट को। और क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। और क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो इसको बनाने का पूरा प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बनता कहाँ है ये बनता है न्यूसेलस टिश्यू में। तो देखिए पहले न्यूसेलस ऐसा था और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद यहाँ पे क्या आ गया? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है? देखिए ऐसा दिखता है ना। कितनी सेल है इसमें? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल कैसे? देखो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक बड़ी वाली सेल जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। देखिए आगे बना रखा है मैंने पूरा। ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का है, एम्ब्रियो सैक। और इसे क्या कहते हैं? फीमेल गमीटोफाइट, क्योंकि इसमें फीमेल का गैमीट है। कौन है वो? एग। तो आप फीमेल गमीटोफाइट बोलिए, आप एम्ब्रियो सैक बोलिए या बोलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यही तो है। नीचे की तरफ सिनर्जिड होती हैं अगल बगल एग सेल के। एक एग और 2 सिनर्जिड को साथ में कहते हैं एग अपैरेटस, एग अपैरेटस। और नीचे सिनर्जिड्स की थिकनिंग होती है, मोटाई होती है, जिसे फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकली गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि वो आए और मेल गैमीट को रिलीज करे। जो एंटीपोडल होती हैं वो चलाजल एंड के पास होती हैं और जो नीचे सिनर्जिड और एग होती है वो माइक्रोपाइल एंड के पास होती है। तभी तो माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है एम्ब्रियो सैक। ये बनता है न्यूसेलस टिश्यू के अंदर, यानी कि ओव्यूल के अंदर। बनने के बाद कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इसमें ऊपर 3 एंटीपोडल हैं, तीनों हैप्लॉइड सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, दोनों हैप्लॉइड, नीचे 3 सेल एग अपैरेटस। ये जो एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड्स होती है अगल बगल और बीच में होती है एग सेल। और नीचे जो स्पेशलाइज थिकनिंग है, स्पेशलाइज थिकनिंग किसकी? सिनर्जिड्स की, उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये केमिकली गाइड करेगा किसको? पोलन ट्यूब को। एग होता है माइक्रोपाइल एंड के पास और एंटीपोडल्स होते हैं चलाजल एंड के पास। एम्ब्रियो सैक के इस स्ट्रक्चर को हम लोग फीमेल गमीटोफाइट भी कहते हैं और ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है जिसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब भी पोलन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब अगर हम इस हिसाब से पढ़ें कि पॉलिनेशन कर कौन रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंसी कौन है, तो उस हिसाब से ये 2 तरह का हो गया, बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन अगर इस हिसाब से पढ़ें कि पोलन आया तो आया कहाँ से, सोर्स क्या है इसका, तो उस हिसाब से पोलन 2 तरह का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, ये जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है यानी हवा और पानी से, तो वो भी 2 टाइप है ना। विंड पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली, पानी से होने वाला हाइड्रोफिली और हवा से होने वाला अनीमोफिली। ठीक है, तो पॉलिनेशन को पढ़ने के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। अगर आप इस बेसिस से पढ़ोगे कि कौन कर रहा है तो फिर तो हो गया बायोटिक और एबायोटिक। अगर आप पढ़ रहे हो कि पोलन कहाँ से आया, कहाँ का पोलन है, अपना है कि दूसरे का है, तो वो 2 हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फूल कितने तरह के होते हैं? फूल 2 तरह के होते हैं। एक फूल ऐसे होते हैं जो हमेशा खिले हुए रहते हैं, इस तरीके से खिले हुए, ओपन टाइप, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं हमको क्या, पॉलिनेटर को नज़र आने चाहिए, यानी कीड़ों को नज़र आने चाहिए। ऐसे खुले हुए फूल जो होते हैं वो इनवाइट करते हैं पॉलिनेटर्स, क्योंकि वो आए और फूल पर बैठे, या तो मीठा रस चूसे, नहीं तो पॉलन खाने के बहाने ही आए, कम से कम पॉलिनेशन तो करे। जो फूल खुला रहता है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेडी रहता है, मतलब उसमें बाहर से कोई पॉलन आता है तो वो सेल्फ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो फूल खिला हुआ है वो सेल्फ नहीं करेगा, वो सेल्फ तो कर ही सकता है, क्रॉस भी करेगा। और क्रॉस करना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब वो दूसरे का पोलन ग्रेन लेगा तो उससे आएंगे वेरिएशंस। ऐसे फूल जो खिले हुए रहते हैं उनको चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, यानी ओपन टाइप फ्लावर्स। इसके विपरीत कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, बंद टाइप के फूल, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर।
डू नॉट ओपन एट ऑल, ये खुलते ही नहीं है। अब जब खुलते ही नहीं है तो हवा, पानी, कीड़े कोई इनके अंदर नहीं जा सकता, तो पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। यानी कि जो बंद फूल है इनमें एंथर और स्टिग्मा इतने नज़दीक होते हैं कि आपस में ही सेल पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो इन बीजों का एक फ़ायदा है कि आंधी आए तूफान आए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई पॉलिनेटर चाहे आए ना आए, भाड़ में जाए, इनका सीड बनेगा, पॉलिनेशन होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करते ना, ये तो खुद ही कर लेंगे अपने आप पॉलिनेशन, इन पे ये किसी पे निर्भर नहीं है। तो चाहे कोई आए या ना आए, बीज बनाने की गारंटी अगर कोई देता है, भरोसा कोई देता है, तो वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्योंकि ये बंद फूल है और इसमें 100% क्या होता है, सेल पॉलिनेशन। वहीं जो चेस्मोगैमस फ्लावर है, ओपन टाइप, वो सेल तो कर ही सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। चेस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, दीज फ्लावर कैन परफॉर्म बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो फ्लावर्स कितने टाइप के पढ़ लिए हमने, 2 टाइप के, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है यानी क्लोज टाइप, ओनली परफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेल पॉलिनेशन। उनका फायदा क्या है, दे एश्योर मतलब भरोसा देते हैं, सीड प्रोडक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कि पॉलिनेटर आए या ना आए, बीज बनेगा ज़रूर। आगे देखिए, एनसीईआरटी पे जब हम आते हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 के 28 के स्टार्टिंग में 3 नाम लिखे हैं, ओक्सैलिस, वियोला एंड कॉमलिना। ये 3 प्लांट के बारे में लिखा है कि हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनके पास 2 तरह के फूल होते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस वो फूल होते हैं जो खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, और क्लिस्टोगैमस वो फूल होते हैं जो बंद रहते हैं। यार कितनी बढ़िया बात है, मतलब ऐसे प्लांट भी है दुनिया में जिनके पास दोनों तरह के फूल हैं, चेस्मोगैमस भी है और क्लिस्टोगैमस भी है, तो इनके पास दोनों तरफ के फ़ायदे हैं। चेस्मोगैमस का ये फ़ायदा कि वो वेरिएशन लाएगा, और क्लिस्टोगैमस का ये फ़ायदा कि वो बीज बनाएगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। एनसीईआरटी में बना हुआ ये डायग्राम, अब एनसीईआरटी ने तो लेबल नहीं किया, उन्होंने लिखा नहीं है कौन से प्लांट का है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, ये प्लांट है कॉमलिना। किसका प्लांट है, कॉमलिना का प्लांट है, जिसमें ज़मीन के नीचे कैसे फूल है, क्लिस्टोगैमस, और ज़मीन के ऊपर कैसे फूल है, चेस्मोगैमस। हम जो मूंगफली खाते हैं, ग्राउंड नट, आपने नोटिस किया होगा, ग्राउंड नट को, हाँ नट है, इसका मतलब ग्राउंड नट का हम सीड खाते हैं, मूंगफली का दाना जो आप खाते हो वो क्या है, सीड। तो मूंगफली के बाहर जो लक्कड़ का छिलका है, लकड़ी वाला छिलका है, वो क्या है, वो उसकी राइपन, पकी हुई ओवरी है। कमाल की बात है ना, हम लोग सोचते हैं पकी हुई ओवरी यानी फल रसीला, जैसे आम, ऐसा नहीं होता, हर फल खाने लायक नहीं होता, कुछ रेशेदार भी होते हैं। तो इसकी जो ओवरी है वो तो लकड़ी जैसी है, वुडी, और इसका जो बीज है वो खाने लायक है। तो ग्राउंड नट का क्या खाते हैं हम, सीड। कमाल की बात यह कि ग्राउंड नट ग्राउंड के नीचे होती है, तभी तो ग्राउंड नट है उसका नाम। मूंगफलियाँ ज़मीन के नीचे लगती हैं, और क्योंकि मूंगफली एक फली है, फली का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पता है आपको, फली का मतलब इंग्लिश में होता है पॉड, और पॉड क्या होता है, ओवरी से ही तो बनता है। जैसे मटर की फली, तो वैसे ये क्या है, मूंगफली, तो ये किससे बनी है, ओवरी से बनी है। ओवरी पॉलिनेशन के बाद फ्रूट बनती है, यहाँ वो क्या बन गई, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। तो इसका जो लकड़ी वाला पार्ट है वो इसकी फ्रूट वॉल हो गई यानी कि पॉड, और इसका जो बीज है यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल वो हम खा जाते हैं। तो ग्राउंड नट के फूल कैसे होते होंगे, सोचो ज़रा, ज़मीन के नीचे फूल होता है इसका, और ज़मीन के नीचे पॉलिनेशन होकर मूंगफली बन जाती है। इसका फूल क्लिस्टोगैमस होता है, बंद टाइप का होता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे कोई फूल खिल नहीं सकता ना। मिट्टी के नीचे अगर कोई फ्लावर है तो कैसा होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि मूंगफली में चाहे दाना छोटा हो, सिकुड़ा हुआ हो, रिंकल्ड हो, लेकिन कभी मूंगफली अंदर से खाली नहीं होती, कभी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो करती है सेल पॉलिनेशन, और सेल पॉलिनेशन क्या देता है, एश्योरेंस, किसका, सीड प्रोडक्शन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो आप देखते हैं पॉलिनेशन ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, की पोलन कहाँ से आया। हमारे सामने 2 प्लांट है, ए और बी, और दोनों सेम स्पीशीज़ के हैं। मतलब कि अगर ये एप्पल है तो वो भी एप्पल है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हम पॉलिनेशन करा दें। करा भी दोगे कुछ बनेगा नहीं उससे, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो महसूस कर लेते हैं, वो कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं, पोलन अपना है कि दूसरी स्पीशीज़ का है। तो प्लांट सेम स्पीशीज़ में ही क्रॉस पॉलिनेट करते हैं। अभी आपके सामने 2 प्लांट हैं, ए और बी। इस ए और बी प्लांट में फ्लावर्स लगे हुए, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाए सारे। अगर पोलन ग्रेन एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा पे गिर जाए, मतलब फ्लावर एक ही है और उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिर जाए, तो इसे ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी दिखने में लोगों को कैसा लगेगा, सेल पॉलिनेशन, और जेनेटिकली कैसा है, सेल पॉलिनेशन, क्योंकि फूल वही है तो डीएनए में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा, मेल फीमेल दोनों का डीएनए सेम होगा, भाई फ्लावर एक ही है।
लेकिन दूसरा केस देखिए, ये 2 फूलों के बीच में हो रहा है जो कि एक ही प्लांट के हैं। प्लांट एक है, इसका मतलब क्या हुआ, जड़ से लेके ऊपर तक सब सेलों का डीएनए सेम होगा। अब देखने में दुनिया को लग रहा है कि यार ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, देखो 2 फूलों के बीच में हो रहा है, 2 फूलों के बीच में हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट कायदे से दोनों का डीएनए तो सेम है, तो जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ। तो जेनेटिकली ये सेल्फ है, बट फिजिकली दिखने में कैसा है, क्रॉस। कौन सा, जीटोनोगैमी, दिखने में क्रॉस है, जेनेटिकली सेल्फ है। अब देखिए लास्ट केस, ये 2 फूल हैं 2 अलग प्लांट के, प्लांट अलग है यानी कि डीएनए अलग है, और डीएनए अलग है तो वेरिएशन तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 फूलों के बीच में पॉलिनेशन होना जो कि 2 डिफरेंट प्लांट्स के हैं, इसको जीनोगैमी कहते हैं। ये दिखने में कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द प्योर केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो आपने बोलना है जीनोगैमी। आपसे पूछा जाए विच इज द प्योर केस ऑफ सेल पॉलिनेशन, तो आपने बोलना है ऑटोगैमी। एंड विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फंक्शनली क्रॉस बट जेनेटिकली सेल्फ, तो वो है जीटोनोगैमी। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है एनसीईआरटी से। ऑटोगैमी के बारे में लिखा है कि ऑटोगैमी वही प्लांट कर सकते हैं जिनके फ्लावर सिंक्रोनी शो करें। सिंक्रोनी मतलब सेम टाइम मैच्योरिटी। एंथरोस्टिग्मा अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हुए एक ही फूल में, तो वो कैसे करेगा, सेल्फ नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन वही करेगा जिसमें सिंक्रोनी होगी, मतलब सेम टाइम पे एंथरोस्टिग्मा मैच्योर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑटोगैमी क्या देता है, एश्योर्ड, भरोसा देता है किस, क्या बनाने में, सीड बनाने में। और ये किस में ज़्यादा होता है, क्लिस्टोगैमस में होता है। चैस्मोगैमस तो दोनों काम कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं और क्रॉस भी कर लेते हैं। जीटोनोगैमी क्या है, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ सकते हैं आप। जीटोनोगैमी है दिखने में क्रॉस बट जेनेटिकली सेल्फ। और सबसे ज़्यादा वेरिएशन कौन इंट्रोड्यूस करता है, यही करता है जीनोगैमी, क्योंकि ये प्योर केस है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। अब देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के हिसाब से पढ़ें तो 2 चीज़ें हैं, बायोटिक पॉलिनेशन यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन कर रहा है, और एबायोटिक यानी कि कोई हवा या पानी से पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें किसी एनिमल को इन्वाइट करना है, उसे बुलाना है। भाई किसी जानवर की कोई सरकारी नौकरी थोड़ी लगी कि सुबह सुबह उठ के आ जाएगा या अपनी जॉब पे आ रहा है, भाई मेरे तो काम है फूलों में सर मारना है चाहे कुछ होना हो, ऐसा नहीं है। वो अपनी ग्रीड से, अपने लालच से आते हैं। और वो लालच क्या होता है, वो लालच होता है मीठा रस, नेक्टर, नेक्टर बोलते हैं उसको, या वो लालच हो सकता है एडिबल पोलन, खा सकने लायक पोलन। तो कुछ कीड़े फूलों में अंडे देने के लिए भी आते हैं, यानी ओवी पोजीशन, अंडे देने की सुरक्षित जगह की तलाश में आते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एबायोटिक। तो बायोटिक पॉलिनेशन जो भी करेगा उसमें फ्लावर कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, मीठा रस होगा, फ्रेग्रेंस, खुशबू होगी जो कि डायरेक्शंस देगी कीड़े को कि भाई इधर को आना, इधर को आ जा। तो वो डायरेक्शन कौन देगा, खुशबू देगी, फ्रेग्रेंस। और ऐसा नहीं कि सब में खुशबू आती है, कुछ फूलों से बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे कि कोई लाश सड़ रही हो। ऐसे फूल होते हैं रेफ्लिशिया जो कि लार्जेस्ट फ्लावर है, और एमोर्फोफेलस जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा फूल है, टॉलेस्ट फ्लावर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे फ्रेग्रेंस ही आए। ओके, पोलन कैसा होना चाहिए बायोटिक में, स्टिकी, चिपचिपा होना चाहिए, तभी तो वो चिपकेगा पॉलिनेटर की बॉडी से। और लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी जो भी कीड़ा फूल पर उड़ के आ रहा है उसको बैठने को जगह मिलनी चाहिए। ओवी पोजीशन ये कुछ फूल ऑफर करते हैं, सारे नहीं करते, जहाँ पर कीड़े अपने अंडे दे सकते हैं, ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर पॉलिनेशन किसी कीड़े और किसी जानवर से नहीं, जबकि हवा और पानी, बल्कि हवा और पानी से हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें फ्लावर्स जो होंगे फेडेड, फीके होंगे, उनमें कोई चटकीला रंग नहीं होगा, कोई मीठा रस नहीं होगा, कोई खुशबू नहीं होगी। पोलन जो होंगे बहुत ज़्यादा संख्या में बनेंगे, और इसका एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। तो पहले देखते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक का मतलब कि हम किसी बायोटिक से पॉलिनेशन नहीं करा रहे, किसी लिविंग से नहीं करा रहे, हवा और पानी से करा रहे। तो बायोटिक पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर्स में कोई मीठा रस, नेक्टर नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, कोई कलर नहीं होते। नीड नॉट, कोई जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने की, नीड नॉट टू अट्रैक्ट एनी पॉलिनेटर। इसमें सबसे पहले आता है अनीमोफिली यानी हवा से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड। इसके फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। पहला, ज़्यादा संख्या में पोलन बनाओ, इनॉर्मस। दूसरा, पोलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। भाई हवा से आप पॉलिनेशन कर रहे हो तो पोलन को तो हवा में उड़ना चाहिए ना, हवा में कौन सा पोलन उड़ेगा, जो भारी है, जो हल्का है। ऑब्वियसली जो हल्का है, तो पोलन कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और चिपचिपे नहीं होने चाहिए। इसका भी बड़ा कारण है, अगर आप हवा से पॉलिनेशन करवाना चाहते हो और पोलन चिपचिपे हुए, जो कि नहीं होते, तो वो आपस में चिपक कर एक बड़ा बॉल जैसा बन जाएगा, इतना भारी कि उड़ ही नहीं पाएंगे। तो पोलन को तो उड़ना चाहिए ना, तो उड़ने के लिए वो हल्के होने चाहिए और डस्ट जैसे, धूल जैसे होने चाहिए, मतलब नॉन स्टिकी होने चाहिए। तो पोलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। प्लांट के पास जो स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए ताकि वो कैच कर सके एयर बॉर्न पोलन, हवा में पाए जाने वाले पोलन्स को।
जैसा कि मेज में होता है, भुट्टे में होता है। तो फेदरी स्टिग्मा क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा भुट्टे के जो बाल होते हैं ना बाहर निकले हुए, ये असल में फेदरी स्टिग्मा होते हैं। ये ऐसे हवा में लटके रहते हैं, हमेशा झूलते रहते हैं ताकि हवा में उड़ रहे पोलन ग्रेन को पकड़ लें। तो ये मेज़ का प्लांट है, भुट्टे का पौधा। ऊपर इसमें सारे मेल फ्लावर लगे और नीचे सारे फीमेल फ्लावर लगे। तो भुट्टा जो हम खाते हैं यानी मेज़, वो असल में राइपन्ड ओवरी होती है, उसमें सारी फीमेल फ्लावर्स होते हैं। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि जो प्लांट्स पॉलिनेशन करते हैं विंड से, पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है एबायोटिक में, पानी के मुकाबले विंड पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। फिर आगे लिखा है कि विंड पॉलिनेशन जिसमें भी होता है उसमें फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, यानी कोई भी फूल अकेला नहीं होता, फूल एक साथ होते हैं। जैसे ऊपर लिखा है मेल इन्फ्लोरेसेंस, ऐसी फीमेल फ्लावर भी एक साथ पैक होते हैं, तो हो गया फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर आपको जो भुट्टे का एक एक दाना दिख रहा है वो पकी हुई ओवरी है, यानी ये बहुत सारे फूल हैं फीमेल के जो एक साथ पैक हो गए हैं। और भुट्टे के जो ये लंबे लंबे बाल आपको दिख रहे हैं, इन्हें कॉर्न सिल्क कहते हैं। एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, द टैसल्स ऑफ कॉर्न कॉब यू सी आर नथिंग बट इलोंगेटेड स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कॉर्न सिल्क की बात कर रहे हैं, जो लंबे लंबे बाल जैसे दिख रहे हैं। तो ये है ओवरी, ध्यान से देखिए ओवरी। ओवरी में से लंबा सा ये जो स्टाइल निकल गया जिसे कॉर्न सिल्क भी कहते हैं, और आगे चिपचिपा स्टिग्मा। तो भुट्टे के जो बाल हैं वो असल में लंबे लंबे क्या है, स्टाइल, और उनके अंत में स्टिग्मा, और वो हवा में ऐसे झूल रहे हैं। क्यों झूल रहे हैं हवा में, ताकि हवा में उड़ रहे पोलन ग्रेन्स को पकड़ लें। ये विशेषता किस में होती है, सिर्फ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो कोई फूल अकेला नहीं है, फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, पोलन ग्रेन हल्के और चिपचिपे नहीं हैं, लाइट एंड नॉन स्टिकी है, ठीक है। और क्या खास बात है, फ्लावर्स जो पैक्ड हैं एक साथ वो बनाते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ऐसी मेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, पोलन ग्रेन की बर्बादी बहुत होने वाली है, क्योंकि हवा की कोई गारंटी नहीं है ना कि हवा सही डायरेक्शन में ही फ्लो करे। तो पोलन भी बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, किसको, जो करते हैं विंड पॉलिनेशन। भुट्टे का ये पौधा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऊपर मेल फ्लावर है, नीचे फीमेल फ्लावर है। तो प्लांट बॉडी कितनी है पूरी ऊपर से नीचे तक, एक ही तो है। बॉडी को बोलते हैं ईशियस, और मोनो का मतलब होता है एक, तो वर्ड क्या बना, मोनोइशियस, यानी एक शरीर। तो एक शरीर में दोनों तरह के सेक्सेस है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब देखिए, ये है ओवरी, जो भुट्टे का दाना आप खाते हो वो। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, भुट्टे के जो दाने आप खाते हैं, जैसे आप कॉर्न का सीड समझते हो, बेटा वो सीड नहीं है, वो एक पकी हुई ओवरी है, राइपन्ड सीड। सीड तो उसके अंदर होता है। तो पकी हुई ओवरी जो है वो ये है, देखिए अभी तो ताज़ा है, एकदम फ्रेश है, और उसके अंदर सिंगल ओव्यूल है। ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो हवा से पॉलिनेशन करते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ये जो आप देख रहे हैं तरोताज़ा एकदम फ्रेश, ये बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न मतलब इनका भी परागण पॉलिनेशन नहीं हुआ है, तो इनके लंबे लंबे ये फेदरी स्टिग्मा है जो हवा में उड़ रहे पोलन ग्रेन्स को पकड़ेंगे। देखिए कितना लंबा स्टाइल मैंने बना रखा है। ये स्टाइल कैसा है, ये है फेदरी स्टिग्मा। क्या पकड़ेगा, एयर बोर्न पोलन्स, ठीक है। और पोलन कैसे है, लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब आगे बढ़ते हैं। हवा के जैसा ही होता है एक और एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी वाटर पॉलिनेशन, पानी से होने वाला पॉलिनेशन। लेकिन बुक में ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 29 पे कि वाटर पॉलिनेशन रेयर होता है। रेयर मतलब कम होता है, क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये सिर्फ 30 जेनेरा में होता है मोनोकॉट्स के, 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स वाटर पॉलिनेशन, पानी से होने वाला। अब एक बड़ा अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का कि क्या सारे एक्वेटिक प्लांट जो पानी में होते हैं वो पानी से ही पॉलिनेशन करते हैं? आप सोचिए ज़रा, पानी में जो पौधा है वो पानी के नीचे डूबा हुआ भी हो सकता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? अगर कोई पौधा पानी के नीचे डूबा हुआ है तो उसको तो पानी से ही करना है पॉलिनेशन। लेकिन कोई प्लांट अगर पानी की सतह पे तैर रहा है और उसका फ्लावर पानी के ऊपर है तो वो थोड़ी ना पानी से करेगा। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सारे एक्वेटिक प्लांट पानी से पॉलिनेशन करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं करते। कौन कौन नहीं करते? वाटर ह्यासिंथ नहीं करता, वाटर लिली नहीं करता, और ये भी नहीं करता कौन? लोटस। आप देखो तीनों में एक कॉमन बात देखो, प्लांट पानी के ऊपर है, बिल्कुल। प्लांट एक्वेटिक है, हाँ बिल्कुल। कैसा है? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, यानी तैरने वाला जलीय पौधा। लेकिन फ्लावर क्या पानी में डूबा हुआ है? नहीं, फ्लावर तो पानी के लेवल से ऊपर है। तो या तो कीड़े आकर बैठेंगे इन फूलों में, वो करेंगे पॉलिनेशन, नहीं तो हवा से होगा पॉलिनेशन, लेकिन पानी से नहीं होगा। तो वाटर ह्यासिंथ, वाटर लिली और लोटस 3 एक्वेटिक प्लांट हैं जिनमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। किससे होता है? इंसेक्ट से या विंड से होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डू ऑल एक्वेटिक प्लांट परफॉर्म वाटर पॉलिनेशन? क्या सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर पॉलिनेशन करते हैं? तो आंसर क्या है? नो। सम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स लाइक लोटस, वाटर ह्यासिंथ
एंड लिली हैव देयर फ्लावर्स अबव द वाटर लेवल, जो कि सही है भाई, पानी के लेवल से तो ऊपर है फ्लावर। दस देयर पॉलिनेशन इज ईदर परफॉर्म्ड बाय विंड और बाय इंसेक्ट्स, तभी तो इनका पॉलिनेशन या तो हवा से होता है या कीड़ों के द्वारा होता है। पानी से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, जो कि सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स में होता है। हाइड्रोफिली भी दो तरह का है। हाइड्रोफिली का मतलब है पानी से होने वाला पॉलिनेशन। तो पानी से होने वाला पॉलिनेशन भी दो तरह का है। बायोलॉजी पढ़ने का बेस्ट तरीका है टाइमोलॉजी, यानी शब्दों को तोड़ो। अब एपी का मतलब हमेशा ऊपर होता है और हाइपो का मतलब नीचे होता है। तो पॉलिनेशन अगर पानी की सतह पे हो रहा है, एकदम सरफेस पे हो रहा है, तो बोलना एपी हाइड्रोफिली। वही पॉलिनेशन अगर पानी के नीचे हो रहा है, बिलो द वाटर हो रहा है, तो बोलना हाइपो हाइड्रोफिली, क्योंकि हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। पहला प्लांट आप देखो ध्यान से, ये है वेलिस्नेरिया। इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है। कितने शरीर हो गए, दो। शरीर को क्या कहते हैं, ईशियस। तो शब्द क्या बना, डायोशियस। वेलिस्नेरिया कैसा प्लांट है, डायोशियस प्लांट है। मेल प्लांट ने क्या छोड़ दिया, ध्यान से देखो, पोलन ग्रेन नहीं छोड़े, मेल फ्लावर ही छोड़ दिया। और मेल फ्लावर तैरता हुआ कहाँ गया, सरफेस पे। उसने छोड़े पोलन ग्रेन, जो कि तैर कर किसके पास आए, स्टिग्मा के पास। और स्टिग्मा को सरफेस तक एक स्प्रिंग जैसा स्टॉक लेकर आया हुआ है। जब ये पोलन ग्रेन पहुंचेंगे स्टिग्मा पे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो हम इसे बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल कौन है, वेलिस्नेरिया। वहीं दूसरा देखिए, यहाँ पॉलिनेशन पानी के नीचे हो रहा है और पोलन ग्रेन की शेप कैसी है, देखिए रिबन लाइक। वो तो यहाँ पे भी है, सेम है, रिबन लाइक ही है। याद रखना, जो पॉलिनेशन पानी से करते हैं उनके पोलन ग्रेन गोल नहीं होते, ऐसे गोल स्पेरिकल नहीं होते, रिबन जैसे होते हैं, लंबे लंबे, ताकि तैर पाए पानी में। ठीक है, तो पानी में तैरने लायक पोलन ग्रेन है। ये प्लांट है ज़ोस्टेरा, इसे सी ग्रास कहते हैं, समुद्री घास। ये जो ज़ोस्टेरा का प्लांट है ना, इसके बारे में खास बात है, इसका पोलन ग्रेन दुनिया का सबसे लंबा पोलन ग्रेन है। 2500 माइक्रोमीटर लंबाई है इसकी। तो ज़ोस्टेरा यानी सी ग्रास में एक प्लांट से पोलन निकला, दूसरे पे जा रहा है, लेकिन देखो पानी के नीचे ही जा रहा है, सरफेस पे नहीं आया। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। किस में होता है, ज़ोस्टेरा में, जिसे क्या कहते हैं, सी ग्रास। और ऐसा हाइड्रिला प्लांट में भी होता है, ज़ोस्टेरा में भी होता है और हाइड्रिला में भी होता है। और ये पॉलिनेशन क्योंकि पानी की सतह से नीचे हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में खास बात क्या होती है, ये लंबे होते हैं, रिबन लाइक, ताकि तैर पाएँ। और पानी के नीचे आपको पता है कोई चीज़ सूख नहीं सकती, ड्राई नहीं हो सकती, इसीलिए पानी से पॉलिनेशन करने वाले पौधों में एक्साइन लेयर होती ही नहीं। एक्साइन पता है ना आपको, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। तो एक्साइन लेयर नहीं मिलेगी आपको उन पोलन ग्रेन्स में जो पानी से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स के, क्योंकि पानी के नीचे कोई चीज़ सूख नहीं सकती, ड्राई नहीं हो सकती। तो एक्साइन लेयर कैसे बनेगी भाई, एक्साइन नहीं होती। किस में नहीं होती, उन पोलन ग्रेन्स में जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के हैं। तो इसमें लिखा हुआ है नो एक्साइन। तो एक्साइन की जगह क्या है, एक्साइन की जगह होती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। हाँ, पेज नंबर 29 के लास्ट में लिखा हुआ है कि पोलन्स आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो कि इनको वेटिंग से बचाती है। वेटिंग मतलब पानी घुसने से, क्योंकि अगर पानी इस पोलन के अंदर घुस गया ज़बरदस्ती, एंडोऑस्मोसिस हो गया, तो ये पोलन फूल जाएगा और फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये ना हो इसके लिए इसके ऊपर एक चिपचिपी कवरिंग है जिसका नाम है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से करा रहे हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करने आ रहा है उसको कुछ तो रिटर्न में चाहिए। तो प्लांट जो भी फ़ायदा पॉलिनेटर को देता है, उस फायदे को कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब इनाम। किसको मिलेगा, उसको जो पॉलिनेशन करेगा। कोई मधुमक्खी हो सकती है, कोई बटरफ्लाई हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो पॉलिनेशन करने वाले को मिलने वाला इनाम क्या कहलाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड। कौन देता है, प्लांट देता है। तो प्लांट पॉलिनेटर को जो इनाम देता है, उस रिवॉर्ड को कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। सो ऑल द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द प्लांट टू द पॉलिनेटर। पॉलिनेशन आपको बता ही चुका हूँ पहले, दो तरह का है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में क्या है, विंड और वाटर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक। तो फ्लोरल रिवॉर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मीठा रस आ सकता है, नेक्टर, एडिबल पोलन आ सकते हैं, खा सकने लायक पोलन ग्रेन, और अंडे देने की सुरक्षित जगह आ सकती है। ठीक है, तो फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है, दीज आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द प्लांट टू द पॉलिनेटर। आगे देखते हैं क्या फीचर होने चाहिए उन प्लांट्स के जो करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। सबसे पहला, पोलन चिपचिपे होने चाहिए। मतलब कोई कीड़ा अगर फूल पे आ रहा है, मीठा रस पी रहा है, तो उसकी बॉडी पे पोलन चिपकने चाहिए। और वो कब चिपकेंगे, जब पोलन चिपचिपे होंगे, यानी पोलन शुड बी स्टिकी सो एज टू गेट ऑन द पॉलिनेटर, ताकि पॉलिनेटर से चिपक जाए। कलर्ड पेटल्स होने चाहिए ताकि फूल अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेटर को। फ्रेग्रेंस, फूलों में खुशबू होनी चाहिए। और फाउल
ऑर्डर भी आता है वैसे किसी किसी में, जैसे कि आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2 फूल है यहाँ पे, एक है अमोर्फोफेलस, ये दुनिया का सबसे ऊंचा फूल है, इसका नाम है अमोर्फोफेलस टाइटेनियम, दुनिया का सबसे ऊंचा फूल है, इससे बहुत गंदी बदबू आती है। और दूसरा रेफलिशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, ये बड़ा है वो सबसे ऊंचा है, और दोनों ही बड़े फूल हैं। हाँ, इनको कॉर्पस फ्लावर भी कहते हैं। कॉर्पस फ्लावर मतलब लाश जैसे फूल। इन दोनों से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई डेड बॉडी सड़ रही हो, और इस बदबू की तरफ आकर्षित होती हैं फ्लाइज एंड बीटल्स जो इसका पॉलिनेशन करते हैं। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए, पॉलन स्टिकी होने चाहिए, कलर्ड पेटल्स होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एडिबल पोलन, ऐसे पोलन होने चाहिए जो खा सकने लायक हो। अब आप सोचेंगे सर अगर पोलन खा गया पॉलिनेटर तो पॉलिनेशन क्या करेगा? देखिए जानवर खाते कैसे हैं, खाते कम है, गिराते ज़्यादा है। तो कोई भी अगर इंसेक्ट पॉलन ग्रेन्स को खा रहा है तो वो सारे तो नहीं खाएगा, कुछ तो बचेंगे और वो उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। वही हरकत वो दूसरे फूल पे जाके करेगा तो क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। प्लांट का तो फ़ायदा है ना इसमें। अच्छा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी कीड़ा जो फूल पर आ रहा है उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो वो क्यों रुकेगा फूल पे? वो पॉलिनेशन ही नहीं कर पाएगा। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। नेक्टर होना चाहिए, मीठा रस होना चाहिए फूलों का, जिसके लालच में कोई कीड़ा फूल पर आता है। और अंडे देने की सुरक्षित जगह, ये ऑप्शनल है, सबके पास नहीं होता। कोई प्लांट इंसेक्ट को ऑफर करता है ओवी पोजीशन, हर कोई नहीं देता। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बायोटिक पॉलिनेशन के। अगर कोई बर्ड पॉलिनेशन करता है तो उसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली, बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन। ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये हमिंग बर्ड है, दुनिया का सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी, इसे सन बर्ड भी कहते हैं। फिर आता है चिरोप्टेरोफिली, अगर कोई चमगादड़ पॉलिनेशन कर रहा है। चमगादड़ तो रात में बाहर निकलते हैं और रात को ही फूल खिलते हैं कैक्टस के, रेगिस्तान में कैक्टस के फूलों का पॉलिनेशन करते हैं चमगादड़, चिरोप्टेरोफिली। इसके बाद मलेकोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय स्नेल यानी घोंगे। एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा, कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन करे चाहे वो हनी भी क्यों ना हो उसे आप कहेंगे एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन। सांप के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो ओफियोफिली। मतलब कुछ नहीं करना, जानवर को बस फूलों में से होकर के जाना है, उसकी बॉडी पे इतने पॉलन चिपक जाएंगे कि वो पॉलिनेशन कर देगा। तो पॉलिनेशन समझ में आ रहा होगा आपको। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखिए प्लांट है युक्का का, पेज नंबर 30 के एकदम लास्ट में इसका नाम दिया है युक्का प्लांट। युक्का प्लांट का पॉलिनेशन कौन कर रहा है? प्रोनुबा मॉथ। इस कीड़े को प्लांट से अंडे देने की सुरक्षित जगह मिलती है, ओवी पोजिशन। बदले में ये कीड़ा इस प्लांट का क्या करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसे बोलते हैं प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। तो युक्का प्लांट ऑफर कर रहा है इंसेक्ट को अंडे देने की सुरक्षित जगह। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कोई भी प्लांट अगर बार बार अपना ही पोलन ग्रेन रिसीव करे यानी सेल्फ पॉलिनेशन करे तो उसे डिप्रेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब होता है किसी क्लोज रिलेटिव के साथ मेटिंग करना जानवरों में और पॉलिनेशन करना अपने ही पॉलन से, मतलब अपना ही पोलन ग्रेन बार बार रिसीव करना, ये इनब्रीडिंग में आता है। इनब्रीडिंग, मेटिंग और पॉलिनेशन विद रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपसे रिलेशन में है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? एक कमी आ जाना, अ डिक्रीज इन डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों से लड़ने की ताकत, पौधे आए दिन बीमार पड़ेंगे, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा पौधों को। डिक्रीज इन फर्टिलिटी, आपने 10 बीज बोए खेत में और 10 में से सिर्फ 2 ही जर्मिनेट हुए, 8 नहीं हुए, इसका मतलब क्या कम हो गई है? फर्टिलिटी कम हो गई है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, पैदावार कम हो गई है। जो फ्रूट प्रोडक्शन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप फ्रूट उगा रहे हैं तो फ्रूट की क्वांटिटी कम हो गई। पहले जिस पेड़ से 100 किलो आपको फ्रूट मिल जाते थे, अब 50 किलो ही मिल रहे हैं, तो क्वांटिटी कम हो गई। दूसरी चीज़ है डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस फल का जो जूस है उसका जो शुगर कंटेंट है वो कम हो गया, तो क्वालिटी भी कम हो गई। कॉन्टीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से होता है ऐसा। तो ये कमियाँ क्या क्या बोली मैंने? एक तो फर्टिलिटी कम हो जाना, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाना, क्वालिटी कम हो जाना और क्वांटिटी कम हो जाना, ये सारी गिरावटों का एक ही नाम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कैसे होता है? बार बार होने वाले सेल्फ पॉलिनेशन से। तो बार बार होने वाले सेल्फ पॉलिनेशन से आने वाली इन कमियों का नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इट इज़ अ डिक्रीज इन डिजीज रेजिस्टेंस, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्लांट इनसे बचने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, उन चेंजेस को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कोई सचमुच में डिवाइस नहीं है, ये प्लांट के अंदर हुआ एक अडेप्टेशन है जिससे प्लांट प्रिवेंट करता है यानी कि डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है क्रॉस पॉलिनेशन को। सो व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? दीज आर द अडेप्टेशंस इन अ प्लांट टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
क्या बोल दिया मैंने, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर अडेप्टेशंस इन अ प्लांट टू एनकरेज, बढ़ावा देना है क्रॉस पॉलिनेशन को, एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक प्रकार का अडेप्टेशन है, और ऐसा नहीं है कि सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक ही प्लांट में होते हैं, हर प्लांट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, किसी के अंदर कोई अडेप्टेशन तो किसी के अंदर कोई दूसरा अडेप्टेशन, सबके अडेप्टेशन एक जैसे नहीं होते। अब देखिए सबसे पहला इसमें डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है ऑल्टर्ड टाइम ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा है। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया तो स्टिग्मा इज़ नॉट रेडी, इसे बोलते हैं प्रोटेंड्रस, यानी प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल, तो पहले मेल मैच्योर हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रेडी है लेकिन एंथर इज नॉट रेडी, तो इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल, तो फीमेल पहले रेडी होगी। मतलब दोनों को सेम टाइम पे रेडी नहीं होना है, क्योंकि आपने भी पीछे भी पढ़ा था, अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे रेडी हो गए तो वो आपस में ही सेल्फ कर लेंगे, और प्लांट नहीं चाहता ऐसा हो। तो प्लांट क्या कर रहा है, डाइकोगैमी कर रहा है। डाइकोगैमी मतलब अल्टर्ड टाइम ऑफ मैच्योरेशन। तो एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम मैच्योर होने से प्लांट को फ़ायदा है, प्लांट सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ नहीं करेगा। दूसरा अडेप्टेशन जो प्लांट में आ रहा है वो है डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। आपको पता है दुनिया में ज़्यादातर फूल कैसे हैं, बाइसेक्सुअल, मतलब उनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं। लेकिन अगर फ्लावर में सिर्फ स्टेमन हो, सिर्फ स्टेमन, सारे स्टेमन ही हैं, तो वो सेल्फ नहीं कर सकता, और अगर सारे पिस्टिल ही हों तो भी वो सेल्फ नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो जिसमें सिर्फ स्टेमन होते हैं ऐसे मेल फ्लावर को कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, और जिसमें सिर्फ पिस्टिल होते हैं ऐसे फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना भी एक एडवांटेज है कुछ प्लांट्स में, और ऐसा करने को बोलते हैं डिक्लाइनिंग यानी यूनिसेक्सुअलिटी। तीसरा है डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अगर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन ही अलग अलग हो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ये भी एक तरीका है। और चौथा तरीका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल मतलब किसी के लायक होना, और इनकम्पैटिबल मतलब लायक ना होना। प्लांट के पास जो फीमेल पार्ट है यानी कार्पल, कार्पल में ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा में कीमो रिसेप्टर होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर के भाप लेते हैं कि पोलन ग्रेन अपना है, खुद का है, तो वो उस पोलन ग्रेन को अलाउ नहीं करते, उसे जर्मिनेट होने नहीं देते। ऐसा करना मतलब अपने पोलन ग्रेन को तो आपने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे के पोलन ग्रेन को अलाउ कर रहे हैं। इस तरह के भेदभाव को क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी प्लांट अपने पोलन ग्रेन को तो रिजेक्ट कर देता है और दूसरे को अलाउ करता है। सेल्फ वाले को इसने रोक दिया, लेकिन जो नॉन सेल्फ है उसकी पोलन ट्यूब बनने दी। ये डिसीजन कौन लेता है, स्टिग्मा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, केमिकली, हाँ, स्टिग्मा केमिकली रिफ्यूजेस पोलन ऑफ इट्स ओन एंड अलाउज अदर्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए 4। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले बताया कि डिफरेंट टाइम होना चाहिए मैच्योरेशन का एंथर और स्टिग्मा का। दूसरा मैंने बताया एक ही सेक्स के फूल होने चाहिए, यानी सिर्फ स्टैमिनेट या सिर्फ पिस्टिलेट। तीसरा डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए एंथर और स्टिग्मा की। और चौथा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी जो स्टिग्मा है वो केमिकली रिफ्यूज़ कर देता है अपने खुद के पोलन ग्रेन्स को और दूसरों को अलाउ करता है। अब उसी पैराग्राफ में जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एनसीईआरटी में दिया है उसी में नीचे लिखा हुआ है कि जो मोनोशियस प्लांट हैं वो ऑटोगैमी तो रोक लेते हैं लेकिन जीटोनोगैमी नहीं रोक पाते। तो फिर क्या रोक लिया उन्होंने, क्योंकि जीटोनोगैमी भी तो सेल्फ ही है। देखो मोनोशियस प्लांट है, ऊपर मेल फ्लावर नीचे फीमेल फ्लावर है, तो कर रहा है ना क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन एक ही प्लांट में कर रहा है। तो एक ही प्लांट में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसे जीटोनोगैमी कहते हैं। तो ये प्योर केस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, लेकिन डायोशियस प्लांट ज़्यादा कामयाब है। मैंने आपको बताया था शब्दों को तोड़ना सीखो। जब भी ईशियस आए इसका मतलब बॉडी, अब एक बॉडी में 2 सेक्स है तो क्या बोलेंगे, मोनोशियस। यहाँ 2 डिफरेंट बॉडीज़ में 2 डिफरेंट सेक्सेस है तो क्या बोलेंगे, डायोशियस। डायोशियस कौन होता है, डेट पाम यानी खजूर, और पपाया, पपीता भी ऐसी होता है। तो एक प्लांट पर सिर्फ स्टैमन वाले फ्लावर्स हैं यानी स्टैमिनेट, और एक प्लांट पर सिर्फ पिस्टिल वाले फ्लावर है पिस्टिलेट, यानी दोनों प्लांट्स पर अलग अलग सेक्स के फूल हैं। तो ये सिर्फ क्या करेगा, जीनोगैमी। तो ज़्यादा वेरिएशन आने के चांस किसके पास है, मोनोशियस प्लांट के पास कि डायोशियस? ऑब्वियसली डायोशियस के पास, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे क्या कहते हैं, जीनोगैमी। अब आते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे लैंड होने से पोलन ट्यूब के एंट्री लेने तक का जो टाइम है, कहाँ एंट्री लेने का, एम्ब्रियो सैक में। जो भी प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, वो सब किस में आता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है। ऑल द इवेंट फ्रॉम पोलन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है
पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलना। तो पोलन जर्मिनेशन, ये देखो ये निकल रही है ना ट्यूब, कौन सी ट्यूब है? पोलन ट्यूब। तो पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा पे होता है, पोलन ट्यूब निकलती है और वो किस में घुसती है? एम्ब्रियो सैक में। इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये ऑरेंज कलर के छोटे छोटे कौन आ रहे हैं? पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? स्टिग्मा पे। क्या है? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर पोलन ग्रेन के साथ एक कंटिन्यूस डायलॉग करता है, बातचीत करता है कि तुम कहाँ से आए, मैं यहाँ का, तुम कहाँ के। तो पोलन ग्रेन से बातचीत करता है, चेक करता है कि क्या वो सेम स्पीशीज़ का है, क्या वो कंपैटिबल है। तो पोलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी कौन चेक करता है? कीमो रिसेप्टर। और जब पोलन ग्रेन कंपैटिबल साबित हो जाता है तो फिर उसे अलाउ किया जाता है पोलन ट्यूब बनाना। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कीमो रिसेप्टर है स्टिग्मा के, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन, whether it is of same species or not. Only the compatible pollens are allowed to germinate on stigma. ये पोलन ग्रेन है। आप देख सकते हैं बाहर एक जाइन लेयर, फिर इंटाइन लेयर ग्रीन वाली, और अंदर बड़ी सेल कौन है? वेस्टेटिव सेल, जिसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, और उसके अंदर एक छोटी सेल है जिसे कहते हैं जनरेटिव सेल। और जर्म पोर से क्या निकल रही है बाहर? पोलन ट्यूब। यही पोलन ट्यूब किसको लेके चलेगी? मेल गैमेट को। कहाँ तक? ओव्यूल के अंदर, यानी एम्ब्रियो सैक में। अब देखिए ये पोलन ग्रेन में से निकल रही है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में चलते चलते जनरेटिव सेल, जो कि एक हैप्लॉइड मेल गैमीट है, माइटोसिस कर लेता है। क्या कर लेता है? माइटोसिस। और माइटोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल। तो माइटोसिस करते ही एक मेल गैमीट से कितने हो गए? 2 मेल गैमीट हो गए। देख रहे हैं आप, माइटोसिस किया जनरेटिव सेल ने और हो गए 2 मेल गैमीट। तो कितने परसेंट एंजियोस्पर्म की हरकत करते हैं? क्या सारे करते हैं? नहीं, 60% करते हैं, क्योंकि 60% के जो पोलन ग्रेन थे वो 2 सेल स्टेज में थे। तो 2 सेल स्टेज में थे तो एक बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और एक छोटी वाली जनरेटिव सेल। लेकिन सभी एंजियोस्पर्म को करना होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए कितने मेल गैमेट चाहिए? 2 चाहिए ना। तो एक जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना दिए। आगे आगे चल रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और छोटे छोटे दाने जो आपको दिख रहे हैं आगे, वो हैं वेसिकल्स फिल्ड विद एंजाइम। अभी बताऊंगा आगे क्या होते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में ये होता है। पीछे आप देखिए कैलोस प्लग लिखा हुआ है मैंने। ये क्या है? कैलोस प्लग। ये प्लग लग जाता है ताकि जो पानी वेजिटेटिव सेल का था, पानी मतलब साइटोप्लाज्म, वो नीचे आए, उल्टा वापस ना जाए, इसके लिए प्लग लग जाता है यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए, जिसे बोलते हैं कैलोस प्लग। देखिए ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब में आगे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, वेसिकल जो कि भरे हुए हैं 2 एंजाइम से, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। आप थोड़ा साफ सुनना, सेल्यूलेज बोला है, सेल्यूलोज नहीं बोला है। सेल्यूलोज तो शुगर है, पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलेज एंजाइम है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगी। ऐसी पैक्टिनेज एंजाइम है जो पैक्टिन को डाइजेस्ट करेगी। क्योंकि प्लांट में ये है वो पार्ट, स्टाइल, इसको खोद खोद के रास्ता बनाना है। जैसे दिल्ली में जब मेट्रो का नेटवर्क बिछाया जा रहा था अंडरग्राउंड, तो टनल खोदी गई उसके लिए। तो टनल्स को कैसे, खदान कैसे खोदी जाती थी, मिट्टी निकाली जाती थी, रास्ता बनाया जाता था मेट्रो के लिए। तो वैसे ही ये स्टाइल टिश्यू है, इसमें से पोलन ट्यूब को जाना है। तो रास्ता कैसे बनेगा? इसको खोद खोद के ही तो रास्ता बनेगा। और वो रास्ता कहाँ से? पोलन से स्टार्ट होगा। तो पोलन ट्यूब के लिए जो रास्ता बन रहा है वो कौन सी 2 एंजाइम बना रही है? सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। ये क्या कर रही है? डाइजेस्ट कर रही है किसके टिश्यू को? स्टाइल के टिश्यू को, ताकि रास्ता बन सके किसके लिए? पोलन ट्यूब के लिए, जो सीधा नीचे आ रही है। और किस में एंट्री कर रही है? ओव्यूल में। अभी ये पूरा स्टाइल जो है प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू प्लांट सेल का बना होता है। प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। तो स्टाइल जो कि एक सॉलिड टिश्यू है, उसमें से रास्ता कौन बना रहा है? उसमें से रास्ता बना रहे हैं सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम। अब आगे बढ़ते हैं। जब पोलन ट्यूब आती है तो उसे केमिकली गाइड करता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एंट्री करती है माइक्रोपाइल एंड से, चलाजल एंड से एंट्री नहीं होती। कहाँ से होती है? माइक्रोपाइल एंड से। ये पूरा कौन है? एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर ये कौन है? एम्ब्रियो सैक। कौन आ गई? पोलन ट्यूब आ गई। क्या लेके आ गई? मेल गैमीट। कितने? 2। एंट्री ले रही है पोलन ट्यूब, और उसे केमिकली गाइड कौन कर रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये कैसे गाइड करता है? केमिकली गाइड करता है। किसकी एंट्री को? पोलन ट्यूब को। इसे बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकली गाइडेड मूवमेंट। और इसके लिए फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या छोड़ता है? कैल्शियम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कैल्शियम। इसके लिए फिलीफॉर्म अपैरेटस कैल्शियम छोड़ता है। अब देखिए जो पोलन, मैं काम नहीं करूँ इस पर, मेरा काम खराब हो जाएगा। क्या हो गया? तो पोलन ट्यूब को केमिकली गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ऐसे गाइड करने को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ये जो चाल होती है ना, ये जो मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की,
एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री लेने की, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट या केमिकली गाइडेड मूवमेंट। फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकली गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को इनटू द ओव्यूल, क्या छोड़ के? कैल्शियम। पोलन ट्यूब अब जो आ रही है वो एक नहीं 2 मेल गैमीट लेकर आ रही है, क्योंकि मेल गैमीट ने भी रास्ते में क्या कर लिया था? माइटोसिस। और 2 मेल गैमीट क्यों आ रहे हैं भाई? इसलिए आ रहे हैं ताकि हो जाए डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। अब एम्ब्रियो सैक, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके नीचे है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो केमिकली गाइड करेगा पोलन ट्यूब की एंट्री को। जब पोलन ट्यूब आती है तो वो 2 में से किसी एक सिनर्जिड में घुस जाती है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि पोलन ट्यूब गेट इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, और जब वो सिनर्जिड में जा घुसती है ना पोलन ट्यूब, तो सिनर्जिड फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है उसमें, और सिनर्जिड के फटने से रिलीज होते हैं 2 मेल गैमीट। अब उन 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज़ होता है और दूसरा मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है। तो एक ही टाइम पे कितनी फर्टिलाइजेशन हो गई है? 2। इसीलिए टॉपिक का नाम रखा है डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होता है और किसी प्लांट ग्रुप में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन? क्या होता है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन? अगर हम पोलन ग्रेन को ग्लास की स्लाइड पर जर्मिनेट करवा दें लैब में, तो उसे कहते हैं इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। ऐसा करने के लिए हमें पोलन ग्रेन, कांच की स्लाइड, सुक्रोज का 10 से 15% सोल्यूशन और थोड़ा सा बोरिक एसिड चाहिए होता है। 15-20 मिनट के लिए हम पोलन ग्रेन को सुक्रोज सोल्यूशन के साथ छोड़ देते हैं और 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकल रही है। इस एक्सपेरिमेंट को हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हर वो काम जो इंसान करता है या उसमें आइडिया टेक्निक इंसान की इन्वॉल्व होती है, वो काम नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल हो जाता है। जब हम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ को मिलाकर एक नई वेराइटी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंसान के द्वारा किया गया ये प्रोसेस कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन? हम 2 सुपीरियर वेराइटीज़ को मिलाकर एक हाइब्रिड प्रोजेनी तैयार करते हैं जिसमें हम दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए हम एक मैंगो यानी आम का फ्रूट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके 2 पेरेंट्स हैं, एक जिसका जूस बहुत टेस्टी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है टेस्ट की, दूसरा जिसका फ्रूट साइज़ बहुत बड़ा है। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। हम चाहते हैं कि दोनों की जो अच्छे अच्छे गुण हैं क्वालिटी से एक में कंबाइन हो जाए। इसके लिए हम इन दोनों फूलों के बीच में कराएंगे क्रॉस पॉलिनेशन और ये कहलाएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? इज़ अ कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है खुले में, इसको हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होता है। इज़ अ कंट्रोल्ड पॉलिनेशन परफॉर्म बिटवीन 2 सुपीरियर पेरेंट्स टू गेट हाइब्रिड प्रोजेनी। 2 सुपीरियर पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करा के हम एक सुपीरियर यानी हाइब्रिड प्रोजेनी प्राप्त करना चाहते हैं विद डिज़ायर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके अंदर क्या हो? डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हो। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, देखते हैं कि करके। सबसे पहले तो ध्यान से देखो भाई, दोनों ही फूल बाइसेक्सुअल है, इसमें भी मेल फीमेल पार्ट दोनों एक साथ है और इसमें भी ऐसा ही है। तो हमें दोनों में से किसी एक को फीमेल मानना पड़ेगा। मानना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हैं ही दोनों बाइसेक्सुअल। तो जिसको हमने फीमेल माना है उसके स्टेमन्स को निकालना पड़ेगा डिहाइसन से पहले। जैसे कि हमने यहाँ पे बी को फीमेल पेरेंट मान लिया तो हम इसके स्टेमन्स को नोच कर निकाल देंगे। ये हमने स्टेमन निकाल दिए फोर्सेप्स की मदद से, लेकिन ध्यान रहे स्टेमन निकालने ज़रूर है बट डिहाइसन से पहले। अगर आपने डिहाइसेंस के वक्त या उसके बाद निकाले तो कॉन्टैमिनेशन हो सकता है, अपना ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर सकता है और सेल पॉलिनेशन हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है? हमें दोनों में से पहले तो किसी एक को फीमेल मानना है। जिसको फीमेल मानना है उसके स्टेमन को उखाड़ना है। कैसे उखाड़ेंगे? फोर्सेप्स की मदद से। और इस प्रोसेस को बोलेंगे ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन यानी रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट जस्ट बिफोर डिहाइसन सो एज टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन। दूसरा काम, हम इस स्टिग्मा को बटर पेपर के बैग लाइक स्ट्रक्चर से ढकेंगे ताकि कोई अनडिजायर्ड, अनचाहा, जिसे हम नहीं चाहते कोई आए, वो आकर इसके ऊपर बैठना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस स्टिग्मा को बटर पेपर के बैग लाइक स्ट्रक्चर से ढकते हैं। तो स्टिग्मा इज कवर्ड बाय अ बटर पेपर और पॉलीथीन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम रख देंगे स्टिग्मा के ऊपर। इसे बोलते हैं बैगिंग। स्टिग्मा इज कवर्ड बाय अ बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पॉलीथीन और बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टैमिनेशन बाय एनी अनडिजायर्ड पोलन। अनडिजायर्ड आ भी नहीं सकता क्योंकि हम जो ये पॉलिनेशन कर रहे हैं ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन है। तो 2 स्टेप देखे आपने, पहले स्टेमन को निकालना, दूसरा स्टिग्मा को ढकना। किससे? बटर पेपर या पॉलीथीन के बैग लाइक स्ट्रक्चर से। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप है डस्टिंग। पोलन ग्रेन बहुत बारीक होते हैं, एकदम धूल जैसे, डस्ट के जैसे होते हैं। तो हमने जिसको मेल माना था उससे पोलन ग्रेन्स लेने हैं। पोलन ग्रेन किस पर लेंगे?
ब्रश पे लेंगे, जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं वाटर कलर्स लगाने के लिए वही ब्रश हम लोग यूज़ करेंगे। उस पर हमने पोलन ग्रेन ले लिए, डिज़ायर्ड पोलन। अब इन्हें जाकर स्प्रिंकल कर देंगे, गिरा देंगे, इनकी डस्टिंग कर देंगे। किसके ऊपर? जो फीमेल पेरेंट है। बट ऐसा करने के लिए आपको बैग को हटाना पड़ेगा, डस्टिंग करने के लिए बैग को हटाना पड़ेगा, और डस्टिंग करने के तुरंत बाद बैग लगाना भी पड़ेगा। दोबारा बैग लगाने को बोलेंगे रीबैगिंग। तो क्या हुआ? डस्टिंग में पोलन फ्रॉम ए डिजायर्ड सोर्स यानी कि मेल प्लांट से आर डस्टेड ओवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर गिरा दिया। स्टिग्मा आफ्टर रिसीविंग डिजायर्ड पोलन इज वंस अगेन कवर्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रीबैगिंग। रीबैगिंग करने के बाद क्या होगा? फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप, यानी पोलन ग्रेन को उसका काम करने दिया जाएगा। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी, नीचे आएगी और ओव्यूल में जाके होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप कंटेनिंग हाइब्रिड सीड्स। यहाँ पर हमारे लिए फ्रूट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सीड, क्योंकि फ्रूट का टेस्ट तो बिल्कुल फीमेल प्लांट जैसा ही होगा, क्योंकि फीमेल की ओवरी है, उसमें नहीं होंगे दोनों के कैरेक्टर कंबाइंड। कैरेक्टर कंबाइंड होंगे एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो जो कि सीड कोट के अंदर होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीड। तो बीज के अंदर ही आपको मिलेंगे हाइब्रिड प्रोजेनी। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? फ्रूट इंपॉर्टेंट है कि सीड इंपॉर्टेंट है? यस, सीड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीड कैसे सीड हो गए? हाइब्रिड सीड। और हाइब्रिड सीड बनाने की इस टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, दोनों पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस कराया, हमको मिला हाइब्रिड सीड। अब इस हाइब्रिड सीड को अगर हम खेतों में लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो फ्रूट लगेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन होंगे। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड फ्रूट। अब देखते हैं अगला टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? एक ही वक्त पे अगर दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो जाए तो उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्या है ये? इट इज़ द साइमल्टेनियस फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग सेल एंड अनदर विद द पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? इट इज़ द साइमल्टेनियस फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग सेल एंड अनदर विद द पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होगा, एम्ब्रियो सैक का है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है, नीचे एक एग सेल है। तो एक मेल गैमेट तो एग सेल से मिल रहा है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है। एक ही टाइम पर कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? दो। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा है डबल फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट एग सेल से मिलेगा वो जाइगोट बनाएगा, जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा वो ट्रिपल फ्यूजन करेगा और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम के 3 सेट होते हैं। क्यों होते हैं 3 सेट? क्योंकि 2 सेट तो पोलर न्यूक्लियाई के हो गए, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और एक हो गया मेल गैमेट, तो 1 2 3 हो गए, यानी 3N। 3 सेट है इसमें क्रोमोसोम के। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगा और ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा, कई बार होगा, जिससे एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। ये एंडोस्पर्म टिश्यू बढ़ते हुए बच्चे का खाना होता है, वो बढ़ता हुआ बच्चा है एम्ब्रियो। लेकिन ध्यान रहे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में पहले एंडोस्पर्म का होता है, यानी कि हमेशा जाइगोट थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, तब तक कि जब तक कि उसके लिए खाना प्रिपेयर ना हो जाए। हालांकि दोनों फर्टिलाइजेशन एक ही टाइम पे हुए, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हुए एक साथ एक ही वक्त पे, लेकिन इनके जो रिजल्ट है यानी कि जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनमें फ़र्क है। जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। जाइगोट चुपचाप इनएक्टिव रहेगा थोड़ी देर के लिए, जबकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तभी के तभी डिवाइड करना शुरू कर देगा। और जब इनफ अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में एंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। ये एक तरह का अडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, ताकि वो अपने एम्ब्रियो को एश्योर्ड फूड प्रोवाइड कर सके। इसीलिए पहले फूड प्रिपेयर होता है, फिर एम्ब्रियो प्रिपेयर होता है। कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन? जब पोलन ट्यूब आ रही होती है तो रास्ते में आते आते जो जेनरेटिव सेल यानी मेल गैमीट है वो माइटोसिस कर लेते हैं, जिससे एक के 2 मेल गैमीट हो जाते हैं। फिर ये 2 मेल गैमीट जो पोलन ट्यूब में चल रहे होते हैं वो सिनर्जेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब को कोई केमिकली गाइड करता है। आप जानते हो कौन गाइड करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को केमिकली गाइड करता है, और पोलन ट्यूब जब घुसती है तो एक सिनर्जेट फट जाता है और निकलते हैं 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट एक्सेल से मिलेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा। एक ही वक्त पे होंगे 2 फर्टिलाइजेशन, इसलिए टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद? देखिए क्या होता है, ये जो एंटीपोडल है ये खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सिनर्जेट है वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो एक्सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाती है एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बन जाएंगे, जिसको खाकर बच्चा बड़ा होगा। बच्चा कौन? एम्ब्रियो।
डबल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि एक तो इससे बच्चा मिल रहा है, बच्चा यानी एम्ब्रियो, दूसरा बच्चे के लिए खाने का इंतजाम हो रहा है यानी कि एंडोस्पर्म। सो दो फ़ायदे एक साथ। पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल का बन जाता है सीड। ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं वो सीड कोट बन जाती हैं और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बाद में आता है, पहले एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में एग सेल वेट कर रही होती है कि मेल गैमेट आए उसको फर्टिलाइज करे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना था, अब उस जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, और वो एक एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और हमारे सिलेबस में है एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोट का। तो देखते हैं कैसे बनता है एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो की शुरुआत होती है एक जाइगोट से। जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो 2 सेल वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। अभी शुरुआत में तो प्रो एम्ब्रियो, ऊपर एक सेल होती है हॉस्टोरियल सेल और नीचे होती है सस्पेंसर सेल। हॉस्टोरियल वर्ड का मतलब है खींचने वाला, चूसने वाला। तो वो सेल जो आसपास से न्यूट्रिशन चूस कर इस एम्ब्रियो को देगी, यानी वाइट वाली सेल को देगी, वो होती है हॉस्टोरियल सेल। जब सस्पेंसर सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है, तो एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे सस्पेंसर कहते हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे हम अपनी मदर के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा ही होता है सस्पेंसर, और प्लेसेंटा के जैसा होता है हॉस्टोरियल सेल। ये सस्पेंसर नीचे आकर के एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, सेलों का मास बनाता है, जिसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। ग्लोब्यूलर यानी कि ये राउंड शेप का एम्ब्रियो। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में और ज़्यादा सेल डिवीजन होगा क्योंकि नरिशमेंट तो ऊपर से आ रहा है। नरिशमेंट को कौन जुटा रहा है इधर उधर से? हॉस्टोरियल सेल। और आगे कौन ले जा रहा है? सस्पेंसर। तो एम्ब्रियो जब ग्रो करेगा तो वो दिल के आकार का यानी हार्ट शेप हो जाएगा। ये है हार्ट शेप एम्ब्रियो। और जब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो और ज़्यादा ग्रो करता है तो ये फाइनली ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में काफ़ी सिकुड़ चुका है सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। और ये जगह है रेडिकल, यहाँ से रूट निकलेगी। ये जगह है प्लीम्यूल, यहाँ से शूट निकलेगा। ये 2 मोटे पत्ते जो दिख रहे हैं आपको, ये एम्ब्रियोनिक लीफ यानी कि कॉटिलिडन्स है। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स है तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो डाइकॉट का है। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये बीन्स है, बीन्स जो हम लोग खाते हैं दाल वगैरह, वो जर्मिनेट हो रखा है। ये सीड है और ये सीडलिंग है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोटे हिस्से हैं जिन्हें कहते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के बीच में से यंग लीव्स निकल रहे हैं। देखिए, प्लांट अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, दे हैव क्लोरोफिल, वो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब तक वो जड़ें जमाकर हरा रंग अपना पैदा नहीं कर लेते, क्लोरोफिल नहीं ले आते, तब तक उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा बूस्ट तो चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? सीड जर्मिनेशन के वक्त इनिशियल एनर्जी जो एक छोटे से पौधे को मिलती है वो उसके रिजर्व फूड से मिलती है, और वो रिजर्व फूड होता है 2 मोटे मोटे कॉटिलिडन्स में। क्योंकि 2 कॉटिलिडन्स हैं तो प्लांट को क्या बोलेंगे? डाइकॉट। तो डाइकॉट के कॉटिलिडन्स में क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक लीफ कहते हैं। और ये छोटे से पौधे को, सीडलिंग को स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट करता है नरिशमेंट देकर, क्योंकि एक सीडलिंग जो कि बहुत छोटा होता है उसके पास ना तो पत्ते होते हैं और ना ही इतना क्लोरोफिल होता है कि वो खुद अपना गुजारा कर सके। तो शुरू में जो एनर्जी का सोर्स उसके लिए होता है वो होते हैं कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियो की स्टेजेस याद कर लो। सबसे पहला प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन फाइनली इज मैच्योर एम्ब्रियो। अब ये मैंने डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम बना रखा है, एक एनसीईआरटी का है और एक जो मैंने खुद से बना रखा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें यहाँ से रूट निकलती है तो रेडिकल, रेडिकल के आगे रूट कैप जो कि हार्ड होता है, जहाँ से शूट निकली की प्लीम्यूल, इसे शूट एपेक्स भी कहते हैं। और ये 2 मोटे पत्ते जो आपको दिख रहे हैं, 2 मोटे पत्ते, इनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स यानी कि एम्ब्रियोनिक लीफ। इसी को अगर हम थोड़ा खोल कर सही से दिखाएं तो ये 2 मोटे हरे पत्ते हो गए यानी कि कॉटिलिडन्स। बीच में से एक लाइन जाएगी तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो हिस्सा कॉटिलिडन से ऊपर का होगा उसको बोलेंगे इपीकोटाइल, क्योंकि ईपी का मतलब होता है ऊपर, ईपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो कॉटिलिडन से ऊपर का जो पार्ट है उसे बोलेंगे इपीकोटाइल, कॉटिलिडन से नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, इसलिए मैंने कलर भी अलग अलग रखे हुए। जो इपीकोटाइल है वो बनाएगा शूट सिस्टम और जो हाइपोकोटाइल है वो बनाएगा रूट सिस्टम। ये है एक डाइकोट एम्ब्रियो और इसके बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास कर रही है जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 पार्ट में बटी है, इपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस इज इक्वल टू इपीकोटाइल प्लस हाइपोकोटाइल। डाइकोट एम्ब्रियो का जितना भी रिजर्व फूड होता है वो सारा इन्हीं 2 मोटे हरे पत्तों में होता है जिन्हें कॉटिलिडन्स कहते हैं। सुना आपने ध्यान से? डाइकोट अपना रिजर्व फूड किस में रखते हैं? कॉटिलिडन्स में। ये है मोनोकोट एम्ब्रियो।
तो मोनोकोट एम्ब्रियो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आप एक आउटलाइन बनाओ ऐसी जिसमें लगे कि हाँ अमीबा जोश में, ये अमीबा जैसा ही लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसका एक ही हाथ है, दूसरा हाथ रहा नहीं, क्योंकि दूसरा हाथ तो ब्लास्ट में चला गया, इसलिए नाम है एपीब्लास्ट। एक ही हाथ है और उस एक सिंगल हाथ को बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम यानी सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स। इसके पास दो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो डाइकॉट में नहीं होती, ऊपर कोलियोप्टाइल और नीचे कोलियोराइजा। जहाँ से शूट निकलेगी वो है शूट एपेक्स, जहाँ से रूट निकलेगी वो है रेडिकल। रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। अब क्योंकि बायोलॉजी इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले डाइकॉट्स पढ़ते हैं फिर मोनोकॉट पढ़ते हैं, यानी कि मोनोकॉट जो है वो डाइकॉट से ज़्यादा इवॉल्व है, तो कुछ तो निशानी होगी ना अपने पूर्वजों की। तो मोनोकॉट पे भी निशानी जो है वो एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट क्या है? रिमेनिंग ऑफ कॉटिलिडन, यानी बचा हुआ कॉटिलिडन जो कि पूर्वजों के पास था। किसके पूर्वजों के पास था? मोनोकॉट के, यानी डाइकॉट्स के पास। तो एक ही कॉटिलिडन बचा है, एक ही कॉटिलिडन बचा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोकॉट। और आप देख रहे हैं डायग्राम मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अच्छा, अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए, लेकिन ये दो रूप में पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल पानी जो हम लोग पीते हैं, नारियल का पानी, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और नारियल का जो वाइट पार्ट हम खाते हैं गोलागिरी, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जब हम नारियल वाले के पास जाते हैं नारियल पानी लेने, तो वो हमसे पूछता है कि आपको कैसा नारियल चाहिए, मलाई वाला चाहिए या पानी वाला चाहिए। फिर हम पूछते हैं ये क्या बात हुई, नारियल दो, मलाई और पानी तो दोनों होगा। फिर वो बताता है नहीं ऐसा नहीं है, जिसमें पानी ज़्यादा है उसमें मलाई नहीं है, और जिसमें मलाई ज़्यादा है उसमें पानी कम है, पानी सूख चुका है। यानी कि नारियल के अंदर जो पानी होता है वो समय के साथ साथ घटता रहता है। देखते हैं कैसे। देखिए, ये कच्चा नारियल है, टेंडर कोकोनट, जिसके अंदर पानी भरा है। पानी में ये छोटे छोटे जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री इसलिए क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कहीं भी, जैसे आप नारियल को हिलाएंगे ये भी हिल जाएंगे, ऊपर नीचे कहीं भी हो जाएंगे, तो दे आर फ्री टू मूव। कौन? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये क्या होता है? नारियल का पानी। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये धीरे धीरे किनारे पे लग जाते हैं, किनारे पे लगते हैं तो इनके ऊपर सेल वॉल आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलराइजेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलराइजेशन। और सेल्यूलराइजेशन के बाद जो वाइट पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये नारियल का वाइट पार्ट कहलाता है वाइट कर्नल, और पानी जो हम पी लेते हैं नारियल का वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नारियल जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा उसमें ये वाइट पार्ट बन चुका होगा, यानी कि उतने ज़्यादा न्यूक्लियस किनारे पे लग चुके होंगे, उनके ऊपर सेल वॉल लग चुकी होगी, और प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल्यूलराइजेशन। तो जो जितना यंग नारियल होगा, जितना यंग कोकोनट होगा, उसमें पानी उतना ज़्यादा होगा। मतलब क्या ज़्यादा होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और समय के साथ साथ क्या होगा कि किनारे पे सेल लगती रहेगी मलाई की। मलाई क्या है? वाइट पार्ट ही तो है। तो मलाई की लेयर बाय लेयर लगती जाएगी, जिससे ये मोटाई बढ़ती जाएगी और नारियल का वाइट पार्ट मोटा हो जाएगा। जो सूखे नारियल हम लोग ड्राई फ्रूट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई पानी नहीं होता, उसमें सिर्फ वाइट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइड कोकोनट, सूखा नारियल। तो सूखे नारियल में पानी नहीं है, सिर्फ क्या है? सेल्युलर एंडोस्पर्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एंडोस्पर्म सबसे कॉमन टाइप का है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्री न्यूक्लियर, है ना, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर से ही तो सेल्युलर एंडोस्पर्म बना है, इसी से बना ही है। तो इसलिए सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये किस में होता है? कोकोनट के वाटर में। जितना पुराना कोकोनट होगा इसकी मात्रा उतनी कम होगी, क्योंकि जो फ्री न्यूक्लियस इसमें तैर रहे होते हैं किनारे पे लग जाते हैं, और इनके ऊपर सेल वॉल आने से ये एक परत बन जाते हैं, एक लेयर बन जाते हैं वाइट कलर की। ये परत मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है समय के साथ साथ, और ये वाइट पार्ट बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसको हम लोग वाइट कर्नल कहते हैं या सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉलिनेशन के बाद ओवरी का बन जाता है फ्रूट और ओव्यूल का बन जाता है सीड। मेरे पीछे बना ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का, जिसमें ये है माइक्रोपाइल एंड और ऊपर है चलाजल एंड, जहाँ से पॉलन ट्यूब को एंट्री नहीं मिलती पॉलन ट्यूब को एंट्री मिलती है माइक्रोपाइल एंड से। ये ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो आपको ये वाइट पार्ट या पर्पल पार्ट दिख रहा है, ये सारा एंडोस्पर्म है। आप जानते हो एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इसी एंडोस्पर्म को खाकर बड़ा होता है, लेकिन वो डायरेक्ट कैसे खाएगा? तो उसके लिए एक सेल होती है हॉस्टोरियल सेल। ये हॉस्टोरियल सेल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सारा खाना खींचती है, और वो खाना सस्पेंसर से होता हुआ इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में आ जाता है, जिससे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितना भी पार्ट हमको इधर दिख रहा है आसपास, ये वाइट वाइट, ये सारा गायब हो जाएगा। इसे कौन कंज्यूम कर जाएगा? एम्ब्रियो।
क्या होता है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज द फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये कौन से प्रोटीन से भरा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यानी इसके आसपास ये सारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अगर किसी बीज में एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाए तो सीड को आप कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है इसमें। और ये इसके बाहर जो ये येलो कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये सेंट्रल सेल की मेम्ब्रेन है, और इसके आसपास भी स्पेस है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। आपको याद होगा न्यूसेलस ही तो है मेगास्पोरो जीनस टिश्यू, जिसने मेगास्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोर मदर सेल को बनाया, वही तो है न्यूसेलस। अब वो न्यूसेलस भी कंज्यूम कर लेता है कौन? बढ़ता हुआ एम्ब्रियो। बढ़ता हुआ एम्ब्रियो इतना भूखा होता है कि एंडोस्पर्म तो सारा खाता ही है, न्यूसेलस भी खा जाता है, लेकिन किसी किसी सीड में थोड़ा सा न्यूसेलस बचा रह जाता है। तो ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसने 100% सीड बनना ही बनना है। आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपने नज़ारा कभी अगर गमले वगैरह मेंटेन करते हो आप लोग, थोड़ी सी हॉर्टिकल्चर करते हो, उनको पता होगा कि भाई ये सीड जर्मिनेट हुआ है, ये सीडलिंग है। और ये जो दो मोटे बटन जैसे कॉइन जैसे पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मल पत्ते नहीं हैं। ये हर प्लांट की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनिक लीफ। अब क्योंकि आप देख रहे हो दो कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन है, तो प्लांट किसका हुआ? डाइकॉट का। हाँ, फिर नए पत्ते आने लग जाएँ वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कॉटिलिडन बड़ा सपोर्ट देते हैं प्लांट को उसकी स्टार्टिंग की स्टेज में। ये है मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, और ग्राउंडनट में आप देख सकते हैं कि अंदर सीड है, ठीक है। सीड किसके अंदर बंद है? वुडी पार्ट के अंदर। तो लकड़ी वाला हिस्सा जो इस ग्राउंडनट का है, ये असल में ओवरी है। तो हर किसी की ओवरी खाने लायक जूसी और टेस्टी नहीं होती, किसी किसी की ओवरी वुडी या रफ फाइबर्स भी होती है। आगे देखते हैं। ये डाइकोट एम्ब्रियो है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर डिस्कस किया था कि ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन के ऊपर एपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, डाइकोट एम्ब्रियो जिसके कॉटिलिडन में होता है रिजर्व फूड। अब आगे देखते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो, ये भी डिस्कस हो गया है। हाँ, अब बात करते हैं ऐसे बीजों की जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है और ऐसे बीजों की जिनमें ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर डाइकोट्स में एंडोस्पर्म नहीं बचता, पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो कौन है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? मोस्ट ऑफ दी डाइकोट्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कैस्टर। कैस्टर अकेला ऐसा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म होता है, और बायोलॉजी में आपको पता है एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो याद रखना कि सारे डाइकोट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, सिर्फ कैस्टर में होता है। उसी प्रकार से जितने भी मोनोकॉट्स हैं सब में एंडोस्पर्म होता है। तो ऑल या मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्ट एक को छोड़ दो जिसका नाम है ऑर्किड। ऑर्किड अकेला ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। तो सारे मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म होता है एक्सेप्ट ऑर्किड। ऑर्किड के बारे में एक और बात, ऑर्किड का सीड दुनिया का सबसे छोटा सीड होता है, स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड का ही होता है। ये जो बच्चा आप इतना खुश देख रहे हो, इसके हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा सीड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीड है, इसका नाम है डबल कोकोनट, इसको कहते हैं लोडोइसिया माल्डिविका। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीड है। और सबसे छोटा सीड क्या होता है? ऑर्किड। तो ऑर्किड है स्मॉलेस्ट सीड एंड लोडोइसिया माल्डिविका यानी डबल कोकोनट है लार्जेस्ट सीड। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड के अंदर क्या होता है? अगली पीढ़ी का वारिस यानी प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन होता है, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो। सीड कितने तरह के होते हैं जी? दो तरह के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। अच्छा, एंडोस्पर्म के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। जो एंडोस्पर्मिक है वो ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं एक्सेप्ट ऑर्किड, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक है वो है मोस्टली डाइकॉट्स एक्सेप्ट कैस्टर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसने पॉलिनेशन के बाद सीड बनना होता है। सीड को हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, और जिन प्लांट्स में सीड बनते हैं उनके नाम आप जानते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक कार्पल है, पॉलिनेशन के बाद इसने फल बनना है। तो ओवरी जो है उसका बन जाएगा फ्रूट वॉल, फल की दीवार, फ्रूट वॉल जिसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प की तीन परतें होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जैसे मैंगो आम खाते हैं हम लोग, तो आम का जो छिलका है वो एपिकार्प है, आम का जो जूसी पार्ट है, मीठा हिस्सा, वो है मीजोकार्प, और जो वुडी लकड़ी वाला पार्ट है वो है एंडोकार्प। तो तीनों को एक साथ आप बोलेंगे फ्रूट वॉल। इसके अंदर होता है सीड। ये रहा सीड में क्या होता है? प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एम्ब्रियो। ये एक सीड बना रखा है मैंने। सीड में बाहर की लेयर का नाम है टेस्टा, ये ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट से बनी है। टैगमेन, ये ओव्यूल की इनर इंटेगुमेंट से बनी है। छोटा सा गैप है माइक्रोपाइल, जहाँ से हवा पानी अंदर आ सकती है, और अंदर बैठे एम्ब्रियो को ये अंदाज़ा हो जाता है कि फेवरेबल कंडीशन आ गई है और ये वक्त है जर्मिनेट होने का। तो कैसे पता लगेगा एम्ब्रियो को कि जर्मिनेट होने का टाइम आ गया है? माइक्रोपाइल से। एम्ब्रियो जो अंदर है उसके साथ एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर है तो ऐसे सीड को आप बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, और नहीं है, ख़त्म हो गया, तो बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
ओके, तो ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल एंड है और ये एम्ब्रियो है जो अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि न्यू सेलस को खा रहा है। तो न्यू सेलस इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बात सच है। लेकिन किसी किसी सीड में अगर ये न्यू सेलस बच जाए, देखो सब में नहीं बचता, लेकिन अगर किसी में बच जाए तो उस बचे हुए न्यू सेलस को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। द रेमिनेंट परसिस्टेंट न्यू सेलस, बचा हुआ न्यू सेलस क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म, जिसमें पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो सीड के आसपास बचा हुआ न्यू सेलस क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म। ये हमें देखने को मिलता है ब्लैक पेपर में और बीट के सीड्स में, बीट यानी चुकंदर की सीड्स में। तो ये है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के आसपास ये वाइट लेयर जो आपको दिख रही है ये है पेरिस्पर्म। आपने कभी अगर चाय बनाई है, किचन में काली मिर्च कूटी है, तो काली मिर्च कूटते वक्त आपने देखा होगा वाइट लेयर आ जाती है, वो वाइट लेयर इसी की होती है, पेरिस्पर्म की। रेमिनेंट परसिस्टेंट न्यू सेलस, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ, परसिस्टेंट दो वर्ड से बना है, परमानेंटली एग्जिस्टिंग। तो परमानेंटली एग्जिस्टिंग को बोलेंगे परसिस्ट। तो परसिस्टिंग यानी बचा हुआ है न्यू सेलस जो पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुआ। ज़्यादातर सीड्स में हो जाता है लेकिन ब्लैक पेपर और बीट में नहीं होता। तो क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज पेरिस्पर्म, आपको बोलना है द रेमिनेंट परसिस्टेंट न्यू सेलस। आगे देखते हैं, ये है डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी वर्ड का मतलब होता है इनएक्टिव रहना। सीड की डोरमेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया। क्या होती है डोरमेंसी? डोरमेंसी वो वक्त होता है जब सीड फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं होता। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, सनलाइट होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं होता, उसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि हमारी धरती सन के अराउंड जब घूमती है तो धरती पर मौसम चेंज होते हैं, तो हर जगह फेवरेबल कंडीशन हर वक्त नहीं रहती, कभी गर्मी भी आएगी, सूखा भी आएगा। तो प्लांट्स उस गर्मी और सूखे के मौसम में बचते नहीं कई बार, तो वो चाहते हैं कि उनकी अगली जनरेशन तो बचे। तो अगली पीढ़ी का इंतज़ाम वो किसके रूप में करते हैं? बीजों के रूप में, सीड्स के रूप में करते हैं। और ये सीड अगर गर्मी में ही जर्मिनेट हो गए तो वो भी मर जाएंगे। इसीलिए सीड्स क्या करते हैं? कुछ देर चुप रहते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं, उसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंसी पीरियड ओवर होने के बाद ही सीड जर्मिनेट होता है। अगर डोरमेंसी पीरियड ना होता तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं होता, हम सीड्स को स्टोर ही नहीं कर पाते। तो क्या है डोरमेंसी? डोरमेंसी इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एन एम्ब्रियो इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मतलब आप फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो फिर भी एम्ब्रियो एक्टिव नहीं है क्योंकि वो अंदर से रेडी नहीं है। तो बीच का कुछ ना कुछ डोरमेंसी पीरियड होता है, उसके दौरान आप कुछ भी अच्छे से अच्छा सीड को दे दो वो जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि वो अंदर से रेडी नहीं है। हाँ, लेकिन एक हार्मोन है ऐसा जो डोरमेंसी पीरियड को कभी भी तोड़ सकता है, उसका नाम है जिबरलिन हार्मोन। डोरमेंसी पीरियड ओवर होने के बाद सीड के अंदर का एम्ब्रियो इंतजार कर रहा होता है कि कब बारिश होगी, कब अच्छा मौसम आएगा तो जर्मिनेट हो जाए। इस इंतजार के वक्त को हम कहते हैं क्वेश्चंस पीरियड। क्वेश्चंस पीरियड में एम्ब्रियो वेट कर रहा है फॉर फेवरेबल कंडीशन। शुरू में जब सीड बना था तो कुछ महीने वो इनएक्टिव था, पानी मिला, हवाएं चली, सनलाइट आई, सब कुछ अच्छा था, नहीं हुआ जर्मिनेट क्योंकि वो अंदर से रेडी नहीं था। कौन सा पीरियड चला था? डोरमेंसी पीरियड। लेकिन डोरमेंसी पीरियड ओवर होने के बाद नाउ एम्ब्रियो इज वेटिंग फॉर फेवरेबल कंडीशन। तो जब वो इंतजार चल रहा है तो उस इंतजार के वक्त को क्या कहेंगे? क्वेश्चंस पीरियड। कब तक चल सकता है ये इंतजार? जब तक है जान, यानी कि जब तक बीज के अंदर का एम्ब्रियो मर नहीं जाता। ध्यान से सुन लो, कोई भी सीड कितना भी सूखा और ड्राई दिखे उसके अंदर 10 से 15% पानी हर वक्त होता है। यस, अगर ऐसा नहीं होता तो सीड से पॉपकॉर्न नहीं बनता। पॉपकॉर्न तो सभी ने खाए होंगे। अगर हम गर्म तवे पे पॉपकॉर्न यानी भुट्टे के बीज को रखें, कॉर्न के सीड को रखें, तो अचानक गर्म सरफेस पे रखने से उसके अंदर पानी भाप बनता है, स्टीम बनता है, और उस भाप को निकलने की जगह मिलती नहीं है, जिसकी वजह से भुट्टे का वो बीज फट जाता है, जिससे पॉप की आवाज़ आती है और हम उसे खाते हैं पॉपकॉर्न समझ के। तो ये प्रूफ है इस बात का कि बीज चाहे बाहर से कितना ही कड़क, सख्त, ठोस दिखे, पानी उसमें तब भी होता है क्योंकि उसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। कौन? एम्ब्रियो। तो ये जो वक्त है जिसमें एम्ब्रियो इंतजार कर रहा है पानी का, उसे बोलते हैं क्वेश्चंस पीरियड। तो क्वेश्चंस पीरियड के दौरान अगर फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चंस पीरियड से पहले यानी डोरमेंसी में जर्मिनेशन कराना है तो मुझे हार्मोन देना पड़ेगा। कौन सा? जिबरलिन हार्मोन। ये डोरमेंसी तोड़ता है। डोरमेंसी होती किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। डोरमेंसी प्लांट के लिए अच्छी होती है कि बुरी होती है? बहुत अच्छी होती है। अगर डोरमेंसी नहीं होगा तो सीड लंबे समय तक प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, वो खुद ही एक्टिव होके मर जाएगा। तो क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन आती है बीच में, तो उसे कोप अप करने के लिए, उसे बाईपास करने के लिए सीड बनाते हैं प्लांट्स। अभी तक का रिकॉर्डेड जो मैक्सिमम डोरमेंसी पीरियड है वो है ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का 10,000 साल। मतलब ये सीड 10,000 साल के वायबिलिटी पीरियड के बाद भी एक्टिव पाया गया है। ध्यान से सुनिए, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का 10,000 साल का डोरमेंसी पीरियड नहीं है, वायबिलिटी पीरियड है।
ठीक है। वायबिलिटी पीरियड का मतलब ये इतने साल बाद भी जिंदा पाया गया। और फिनिक्स डक्टाइलीफेरा का 2000 साल का वायबिलिटी पीरियड है, मतलब ये सीड 2000 साल बाद भी जर्मिनेट हो गया। तो बीज इतना लंबा इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल्स हैं। तो सीड क्यों कर सकते हैं इतना लंबा इंतज़ार? क्योंकि उनके अंदर फूड रिजर्व होता है, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, बाहर से स्ट्रॉन्ग सीड कोट होता है, और उनमें एब्सिसिक एसिड हावी होता है, जिसकी वजह से चुपचाप इनएक्टिव रहते हैं। कौन से पीरियड में? डोरमेंसी पीरियड में। अब आती है बात फ्रूट की। फ्रूट क्या होता है? एक पकी हुई ओवरी को फ्रूट कहते हैं। अगर कोई फल सिर्फ ओवरी से बना है, सिर्फ ओवरी से, तो उसे आप कहेंगे ट्रू फ्रूट। अगर उस फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ साथ थैलेमस, सेपल और फ्लावर के बाकी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, ओवरी के अलावा कोई भी अगर इन्वॉल्व हो, ओवरी तो होगी, ओवरी के बिना कोई फ्रूट नहीं हो सकता, लेकिन ओवरी के साथ साथ अगर कोई अदर फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे फल को आप कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। और ट्रू फ्रूट तो आपको पता ही है, मैंगो, टोमेटो, ग्रेप्स। ट्रू फ्रूट मतलब जो सिर्फ ओवरी से बने। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? ये एक ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होता। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स और बनाना, और ये आर्टिफिशियली इंड्यूस भी किए जा सकते हैं। ऐसे फलों को बनाने के लिए हमें फूलों पर पॉलिनेशन होने से पहले, इससे पहले कि पॉलिनेशन हो, हमें वहाँ जाना होगा और फूलों पे स्प्रे मारना होगा ऑक्सिन हार्मोन का, जिसका नाम है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर हमने ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे फूलों पे वक्त रहते मार दिया, तो बिना पॉलिनेशन के ओवरी पकना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो सीड नहीं बनेंगे। तो ऐसे फल बनेंगे जिनमें बीज नहीं होता। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ्रूट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। भाई तरबूज खाते हुए बहुत इरिटेट होते हैं ना, इरिटेशन पैदा करते हैं वो बीज। अब सोचो, तरबूज का फ्लेवर वही है, स्वाद वही है, सब अच्छा है, बस बीज नहीं है, तो कितना मज़ा आएगा उसको खाने में। तो वो मज़ा आ सकता है अगर हम फलों को तैयार करें हार्मोन देकर, और ऐसे फलों को क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी सीडलेस फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट हैव सीड बिकॉज ओव्यूल्स आर अनफर्टिलाइज्ड। दीज फ्रूट्स कैन बी नेचुरल, आर्टिफिशियल इंड्यूस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर कुछ फलों में बीज नहीं होते, जैसे केले में बीज नहीं होते, और आर्टिफिशियली इंड्यूस मतलब हम ऐसा करवा सकते हैं किसी के भी साथ। हम एप्पल के फ्लावर पे स्प्रे मारेंगे तो एप्पल बिना सीड का होगा, वाटरमेलन के फ्लावर पे स्प्रे मारेंगे तो वाटरमेलन बिना सीड का होगा। बस करना क्या है? पॉलिनेशन होने से पहले स्प्रे मारना है। कौन से हार्मोन का? ऑक्सिन का। और ऐसे फल को आप कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं? ऑक्सिन। एग्जाम्पल 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऐसे बिना बीज वाले फल बनाने की टेक्निक को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। टेक्निक का नाम है पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अब आते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। अगर एक बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए, एक संतरे का बीज है और उसमें से 3 पौधे आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। पौधे मतलब सीडलिंग। कमाल की बात है ना, एक सीड में एक पौधा निकलता है, लेकिन यहाँ एक से कितने निकल रहे हैं? 3। यानी उस बीज के अंदर एम्ब्रियो एक नहीं, 3 है। सो इट वॉज, हाँ, क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड। ठीक है, एक सिंगल सीड में मोर देन 1 एम्ब्रियो होगा। अब जैसे मैंगो है, मैंगो की, आम की गुठली है, देखिए 2-2 पौधे निकल रहे हैं, इसमें से 2-2 सीडलिंग निकल रहे हैं। तो क्या मतलब समझे इसका? इसका मतलब यही है कि सीड एक है लेकिन एम्ब्रियो एक से ज़्यादा है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब एम्ब्रियो के सराउंडिंग टिश्यू यानी कि न्यूसेलस एम्ब्रियो में प्रोट्रूड यानी धंसने लगता है, और वो धंसता धंसता एम्ब्रियो को बांटने लगता है। अभी देखिए, एक एम्ब्रियो था, अभी बट रहा है, अभी बढ़ रहा है, अभी पूरे 3 हिस्से हो गए एम्ब्रियो के। एक एम्ब्रियो के 3 हिस्से हो गए क्योंकि कोई उसमें ज़बरदस्ती घुस गया। कौन? न्यूसेलस। और उसने एम्ब्रियो को कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। अब कल को अगर ये ओव्यूल से सीड बनेगा तो सीड कोड तो एक ही होगा क्योंकि इंटेग्यूमेंट्स तो वही हैं, लेकिन उस सीड कोड के अंदर एम्ब्रियो कितने हो गए? 3 हो गए। तो कल को ऐसे बीज को अगर हम मिट्टी में बोते हैं तो पौधे कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, यानी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड। ये तब होता है जब न्यूसेलस प्रोट्रूड करने लगता है एम्ब्रियो में और उसे बांट देता है सेवरल एम्ब्रियोज में। हालांकि ये जितने भी एम्ब्रियो 2, 3, 4 जितने भी बनेंगे, ये सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बने तो एक ही जाइगोट से होते हैं। तो फाइनली आ गए हम लोग चैप्टर के लास्ट पार्ट में, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, जैसा कि ये शब्द बता रहा है, एपो मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, यानी बिना गैमेट मिक्स करे ही हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं।
हम नहीं, प्लांट कर रहा है। तो प्लांट्स में एपोमिक्सिस होता है। देखिए क्या होता है इस एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ये एसेक्सुअल, लेकिन जो आउटपुट आएगा, नतीजा आएगा, वो एकदम सेक्सुअल जैसा आएगा। कैसे? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, नकल करता है किसकी? सेक्सुअल की। इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, आप जानते हैं ना मेगास्पोर मदर सेल, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करती। मियोसिस नहीं करती, हैप्लॉइड नहीं बनती, तो बिहेव करने लगती है, अपने आप को जाइगोट मान लेती है। मैं तो जाइगोट हूँ, मैं क्यों करूँ मियोसिस? और जाइगोट है तो फिर वो माइटोसिस करता है, और जाइगोट माइटोसिस कर करके एक एम्ब्रियो बना देता है। क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो बन चुका है, लेकिन किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। क्या कोई मियोसिस हुआ? क्या कोई फर्टिलाइजेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल। लेकिन बच्चा तो हो रहा है ना, एम्ब्रियो आ गया। अब जो बाहर का ओव्यूल का हिस्सा है वो सीड कोट बन जाएगा। तो देखिए कमाल की बात, देखिए सीड बन रहा है बट बिना फर्टिलाइजेशन के। सीड बनना किसका नतीजा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ भी वही हो रहा है, यानी रिजल्ट्स तो सेक्सुअल वाले दे रहा है बट कर नहीं रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या कर रहा है? एसेक्सुअल। तो एपोमिक्सिस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो नकल कर रहा है किसकी? सेक्सुअल की। इसमें एपो मतलब विदाउट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। मेगास्पोर मदर सेल क्या नहीं करती? मियोसिस नहीं करती, तो किसकी तरह बिहेव करती है? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है तो सीड बनता है, तो सीड तो बन रहे हैं, यानी सीड बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा ना, वो अपने फीमेल पेरेंट, ध्यान से सुनना, दोनों पेरेंट नहीं बोल रहा मैं, फीमेल पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। किसका? फीमेल पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फीमेल पेरेंट। अब देखिए एपोमिक्सिस को हम नॉर्मली किस में देखते हैं? एस्टेरासी यानी सनफ्लावर फैमिली के प्लांट्स में, और ग्रैमीनी फैमिली यानी ग्रासेस में। तो जिस भी फैमिली में ये होता है एपोमिक्सिस, उसके अंदर इसका जीन होगा, क्योंकि जैसा होगा जीनोटाइप वैसा होगा फिनोटाइप। तो एपोमिक्टिक जीन इन फैमिलीज में पाए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं इन एपोमिक्टिक जीन्स को आइसोलेट करने की, क्योंकि अगर हमने इन्हें आइसोलेट कर लिया तो हमारे काम आ जाएंगे। कैसे काम आ जाएंगे? हम इन एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड वेराइटीज़ में डाल देंगे, और अगर हमने हाइब्रिड वेराइटीज़ में एपोमिक्टिक जीन को डाल दिया तो हम हाइब्रिड सीड्स हर साल बना सकते हैं बिना किसी वेरिएशन के। क्योंकि एसेक्सुअल है तो वेरिएशन तो वैसे ही नहीं आएगा। आप जानते ही होंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है ना, बहुत मेहनत वाला काम है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, और बीज बड़े महंगे होते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? हम इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग के बाद क्या करते हैं? रीबैगिंग करते हैं। देन फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। और उसमें कौन से सीड्स होते हैं? हाइब्रिड सीड। अब मान लीजिए आप इतने महंगे महंगे हाइब्रिड सीड्स खरीद के ले आए, ठीक है, और उन हाइब्रिड सीड्स को आपने खेतों में बो दिया। खेतों में हवा चलती है भाई, तो पॉलन ग्रेन कहीं का भी आ सकता है। खुद आपके प्लांट्स ने भी आपस में क्या कर लिया? रैंडम पॉलिनेशन कर लिया। तो रैंडम पॉलिनेशन से होगा ये कि जो डिज़ायर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स है वो नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। जैसे आप लेकर आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, आपने दोनों में क्रॉस करा के ये हाइब्रिड वैरायटी तैयार करी है। अब आप चाहते हो कि साल दर साल ये सेम हाइब्रिड वैरायटी देता रहे, प्रोजेनी देता रहे बिना किसी वेरिएशन के। तो आप इस हाइब्रिड वैरायटी, इस प्रोजेनी प्लांट में जीन डाल दो एपोमिक्टिक का। तो एपोमिक्टिक का जीन डालोगे तो पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आगे जितनी भी जनरेशन आएगी यही कॉम्बिनेशन देगा। क्यों पड़ रही है ये सब करने की ज़रूरत? इसलिए पड़ रही है क्योंकि हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं ना, हाइब्रिड सीड्स वो सेग्रीगेट हो जाते हैं उनके कैरेक्टर। मतलब हमने हाइब्रिड बीज बोया तो अब अगले साल वही हाइब्रिड बीज में इसके कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांसेस है इसके, क्योंकि जो प्लांट होते हैं प्रोजेनी में उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप देखिए हेट्रोजाइगस है, अब इससे ये भी आ सकता है कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके आने के चांसेस कम हो गए ना। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्लांट हमने क्रिएट किया है हाइब्रिड प्लांट, वो बिल्कुल अपनी डिटो सेम एज इट इज़ कॉपी देता रहे साल दर साल बिना किसी वेरिएशन के। और ऐसा करने के लिए हम करेंगे एपोमिक्सिस। तो क्या है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल करता है सेक्सुअल की। एपोमिक्सिस करवाने के लिए हमें एपोमिक्टिक जीन डालना पड़ेगा। कौन से प्लांट के अंदर? हाइब्रिड प्लांट के अंदर, ताकि वो अपना सेम कैरेक्टर देता रहे ईयर आफ्टर ईयर। तो हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक सीड बना दिया। अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर जनरेशन में सेम सेट ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। ऐसा करने के लिए आपको हाइब्रिड सीड में क्या डालना पड़ा? एपोमिक्टिक जीन डालना पड़ा। ये जो प्लांट्स हैं ये आपस में रैंडम पॉलिनेशन करके क्या करते हैं? देखो प्लांट्स कीप ऑन प्रोड्यूसिंग सेम सेट ऑफ कैरेक्टर विदाउट एनी सेग्रीगेशन। क्यों नहीं हो रहा सेग्रीगेशन? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। आप सेक्सुअल नहीं हो रहा तो वेरिएशन नहीं आएगा।
बढ़िया है ना, मतलब एक बार आपने मास्टरपीस क्रिएट किया फिर आपको दोबारा उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर करा दिया मैंने, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना चाहते हैं। थैंक यू।